हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमबी क्लासेस लेवल 1 एचआरएम। आज हम स्टडी करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 आईसीटी की। इट मींस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आपको पता है अभी आपका डेट अनाउंस हो गई है कौन से सब्जेक्ट का कब पेपर है। तो इसलिए आज एक ऐसा कंसेप्ट है कि जो आप एक ही वीडियो में सारा ए टू जेड कंसेप्ट को इजी वे में समझ सकोगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 120 पीवाईक्यू मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू इस यूनिट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो कंटेंट है पूरा सिलेबस एक वीडियो में है आपका। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटिंग पढ़ेंगे। देन हम हार्डवेयर का कैसे एवोल्यूशन हुआ, आपकी जनरेशन हो गई सारी, ए टू जेड जितना भी पीवाईक्यू में पूछा गया सारा हमने टॉपिक कवर करे हुए हैं। उसके बाद हमने सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे। देन पेरिफेरल डिवाइसेस पढ़ेंगे, कंप्यूटर मेमोरी, डेटा रिप्रेजेंटेशन, सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम, देन नेटवर्किंग, इंटरनेट, वेब कम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी, हायर एजुकेशन एंड गवर्नेंस एंड इमर्जिंग ट्रेंड, और लास्ट में हम पढ़ेंगे मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू 120। तो ये हो सकता है हमारी वीडियो बहुत लेंथी हो, लेकिन जब आप इस कंप्लीट वीडियो को देख लोगे तो आपका एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। देन हम स्टार्ट कर रहे हैं कंसेप्ट, मतलब बेसिक से ही चलेंगे। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम भी देख रहे हो तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, कंसेप्ट, टर्मिनोलॉजी, एब्रिविएशन। तो देखो आईसीटी क्या है। आईसीटी आपको पता है, जैसा कि फुल फॉर्म में कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी क्या होता है इतना इजी क्वेश्चन पूछता है आपको लगता है कि अरे इसका आंसर तो बहुत इजी था। तो अब ये क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मीन्स इंफॉर्मेशन क्या है, द डेटा यू आर वर्किंग विथ, जिस डेटा के साथ आप वर्क करते हो, जैसे डॉक्यूमेंट होगी, वीडियो होगी, नंबर हो गए, कम्युनिकेशन हो गए, ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो आपने पहला होगा इंफॉर्मेशन, आपको पता है कि जिसका कोई मीनिंग है। ठीक है, जिस पर आप काम कर रहे हो, जिसके साथ आप काम कर रहे हो, वो इंफॉर्मेशन हो गई। देन कम्युनिकेशन, आप उस इंफॉर्मेशन को किसके थ्रू ट्रांसफर कर रहे हो, थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द वाईफाई, थ्रू द केबल। देन टेक्नोलॉजी, अब आपने ये तो बता दिया कि किसी चीज के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जा रहे हो तो कम्युनिकेशन होगा। पर टेक्नोलॉजी, कौन सी टूल यूज कर रहे हो उस डेटा को स्टोर करने में, क्रिएट करने में और डेटा को सेंड करने में, मतलब योर लैपटॉप, योर स्मार्टफोन, योर सॉफ्टवेयर एप्स। तो सिंपली अगर हम कहें तो आईसीटी क्या है, इट इज द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये प्रोसेस है और शेयर इंफॉर्मेशन, ये हमारा आईसीटी कहलाता है। देन कम टू द फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी। देखो कोर टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, एबीसी क्या है हमारे कंप्यूटर के। इस तरीके से आपको फिजिकल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आपका डेटा नेटवर्क, ये चार हमारे उसके सारे रिलेटेड होते हैं। मतलब ये चार चीजें जो कि आपको बताता है कि किस तरीके से आपका रॉ डेटा आके आप किसी को डेटा शेयर करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं हार्डवेयर पे। एबीसी ऑफ कंप्यूटर है फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। आप जैसे सब बच्चों को पता होगा ये क्या है, वो फिजिकल पार्ट है जिसे हम टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं। मैं पहले बताइए, मैं बेसिक से लेके जा रही हूँ एडवांस की तरफ, तो जो बच्चा फर्स्ट टाइम भी देख रहा है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। देन एग्जाम्पल क्या है आपका, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड, मतलब जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, टच कर रहे हो, जो हार्डवेयर है जिन्हें आप देख पा रहे हो। देन सॉफ्टवेयर क्या होता है हमारा, इंडिविजुअल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, जो कि हार्डवेयर को बताते हो कि क्या करना है। तो सॉफ्टवेयर आपका होगा प्रोग्रामिंग। ठीक है, देन डेटा, डेटा आपको पता है रॉ इनपुट फैक्ट, जो कि आप कंप्यूटर में प्रोसेस कर रहे हो। हमेशा रखना डेटा और इंफॉर्मेशन में बहुत डिफरेंस है। डेटा को कोई मीनिंग नहीं है, आपने रॉ इन्फॉर्मेशन आई उसने आपको उसमें कंप्यूटर में डाली, देन वो डेटा होगा। एग्जांपल लेटर यू टाइप, ऑडियो यू रिकॉर्ड, सपोज ए बी सी, इसका कोई मीनिंग नहीं कर रहा तो ये डेटा है। देन नेटवर्क, नेटवर्क होती है हमारी ए ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर कनेक्ट टुगेदर। जब एक या एक से ज्यादा हमारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं किसी भी शेयर डाटा को, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। तो प्लीज ये हमारे फंडामेंटल है। ठीक है, कंप्यूटर का इनसे ही को रिलेटेड है। अब हम आते हैं कंप्यूटर होता क्या है। सब बच्चों को पता होगा कंप्यूटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि एक्सेप्ट करती है रॉ डेटा फ्रॉम द यूजर प्रोसेस अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। अगर आप इजी में लैंग्वेज में कहो तो आप ये कह सकते हो रॉ डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करना हमारा कंप्यूटर का काम होता है। तो ये काम कैसे करती है, हर कंप्यूटर का क्या होता है, एक बाउंड होता है, 4 स्टेप होते हैं ऑपरेशन साइकिल के कि काम कैसे करता है। सबसे पहले आपने क्या किया, इनपुट दे दिया। देखो इसकी फॉर्म हम इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या इनपुट दिया, रिसीविंग रॉ डेटा, उसको रिसीव हुआ रॉ डेटा, जैसे आपने कीबोर्ड टाइपिंग की कीबोर्ड से। ठीक है, तो वो हो गया इनपुट। देन प्रोसेस, अब आपने जो डेटा टाइपिंग किया उसको कन्वर्ट करेगा रॉ डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, जो जिसे सीपीयू को हैंडल करना है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट को। देन अब आपका क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। सपोज आपने कहा वेयर इज आगरा। ठीक है, अब आपने सिर्फ आगरा डाला, सपोज आगरा ही डाला,
रॉ डेटा रिसीव हुआ, अब उसने आगरा के बेसिस पे इंफॉर्मेशन दे दी, आगरा में ताजमहल है, यूपी की स्टेट है, सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल पुराना है, तो इस तरीके से वो आउटपुट आ गया। देन स्टोरेज, अब उस डेटा को सेव कर रहे हो फ्यूचर के लिए, ठीक है, तो हम किस में करते हैं, हार्ड डिस्क में करते हैं। तो ये कंप्यूटर का हमारा बेसिक्स हो। देन याद रखना इनपुट प्रोसेस आउटपुट, और आप उसको स्टोरेज करके रखते हो हार्ड डिस्क में। देन कंप्यूटर डाटा वर्सेज इंफॉर्मेशन पूछा जाता है, पीवाईक्यू में आया हुआ है। तो देखो डाटा क्या होता है, मैंने आपसे पहले कहा रॉ ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट जिसका कोई मीनिंग नहीं है। जैसे एग्जांपल आपने 55, 45, 60 डाला, इन्फॉर्मेशन क्या होगी, कंप्यूटर में डाटा डालते हैं देन इन्फॉर्मेशन निकलती है। जैसे आपने आगरा डाला, तो अब आपको आगरा नहीं पता क्या किस सेंस में आपने आगरा डाला, लेकिन उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आपकी इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर बताऊं कि ये इन्फॉर्मेशन होगी जो प्रोसेस होगी, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म हो गया, ठीक है। तो अगर इसमें क्या होता है, जैसे मार्क ऑब्टेन बाई स्टूडेंट, पहले आपने ये ऐसे लिखा 55, 45, 60, समझ में नहीं आया, लेकिन अभी बोला कि अच्छा ये मार्क्स हैं जो बच्चों ने अचीव किए हैं। तो एग्जैक्ट पीवाई की सीक्वेंस क्या होता है, डाटा को क्या करते हैं हम प्रोसेस करते हैं, देन इन्फॉर्मेशन, देन नॉलेज, ठीक है, उसके बेसिस पे हम नॉलेज करते हैं। तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये एग्जाम में आता है कि आप सिस्टमेटिकली लगाओ। तो सबसे लोवेस्ट क्या होता है, डेटा होता है, सबसे हाईएस्ट क्या होता है, विजडम होता है। तो डेटा से इंफॉर्मेशन आई, इंफॉर्मेशन से नॉलेज आई, नॉलेज से विजडम आई, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। अब हम आते हैं इवोल्यूशन ऑफ जनरेशन कंप्यूटर, जैसे हार्डवेयर में किस तरीके से हमारे कंप्यूटर का जनरेशन मतलब जो हुए हैं उनका कैसा इवोल्यूशन हुआ। आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक दो क्वेश्चन तो आपको इससे पूछेगा ही पूछेगा। तो देखो फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो इसे याद रखो 1940 टू 1956, कभी कभी 1940 टू 1950 रहा हुआ। इसमें सबसे मेन हेडिंग है वो है यहाँ पे क्या यूज होती थी, वैक्यूम ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब प्लीज याद रखिए। पावर जो होता था वो वैक्यूम ट्यूब के थ्रू होता था। अगर मैं इसकी एक डेफिनेशन बता दूं तो ये क्या था, फर्स्ट जनरेशन में क्या होते थे, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, वो बहुत मासिव हीट प्रोड्यूस करते थे और फेल भी हो जाते थे, क्योंकि आपको पता है जितना बड़ा कंप्यूटर उतनी टेक्नोलॉजी कम, और जितना आपका जो वो होता है जितना छोटा है आज की डेट में उतनी उसके पास स्मार्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो ये क्या था, बहुत बड़े बड़े रूम में होते थे, तो ये क्या करते थे, हीट कंस्टिट्यूट प्रोड्यूस करते थे और ये फेल भी होते रहते थे, ठीक है। तो ये क्या था, वैक्यूम ट्यूब से बना है, ठीक है, याद रखेगा पावर। देन मेमोरी कौन सी यूज होती थी, मैग्नेटिक ड्रम, ठीक है, मैग्नेटिक ड्रम हम मेमोरी यूज करते थे इंटरनल स्टोरेज के लिए। और लैंग्वेज कौन सी थी, प्योर मशीन लैंग्वेज थी, जब तक कोई भी आपकी पाइथन जावा कुछ नहीं था, सिर्फ मशीन लैंग्वेज थी, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट नहीं था। प्रोग्रामिंग करने के लिए फिजिकल आपको क्या करनी पड़ती थी, प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड फिजिकल रीवायरिंग, मतलब आपको फिजिकली उसको रिवायरिंग करना पड़ता था। देन प्रोसेस स्पीड इसकी थी मिली सेकेंड 10 पे पावर 3 सेकेंड्स। देन हिस्टोरिकल, अगर यहाँ पर पूछे कोई आपसे कि फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से यूज होते थे, प्लीज इन मॉडल का याद रखना, इनाइक, यूनिवैक और एडवैक, और इनकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, कभी कभी क्या होता है वो फुल फॉर्म पूछ लेता है। इनाइक की क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है, जैसे हम न्यूमेरिकल का इंटीग्रेशन करते थे। देन सेकंड आया यूनिवैक 1, ये क्या था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, ये फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर था, मतलब ये फर्स्ट क्या था, यूनिवैक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ये फर्स्ट हमारा कॉमर्शियल कंप्यूटर था। एडवैक क्या था, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल एटॉमिक कंप्यूटर। तो ये हमारे 3 मॉडल थे जो फर्स्ट जनरेशन में आई हुए। देखो अब हम आए सेकंड जनरेशन पे, जो सेकंड जनरेशन थी वो वैक्यूम की जगह अब क्या आ गए, हमारे ट्रांजिस्टर आ गए। प्लीज मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है कौन सी जनरेशन में वैक्यूम थी, कौन सी जनरेशन में ट्रांजिस्टर थी, तो आप इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो अब ये जो बनी हुई थी वो किसकी बनी थी, सेमीकंडक्टर मटेरियल लाइक अ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो ये मेड दिस स्मॉलर एंड इंट्रोड्यूस असेंबली अर्ली हाई लेवल लैंग्वेज। तो आपको पता है कि यहाँ पे हम कौन सी लैंग्वेज यूज हुई थी, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे कहते हैं कि एक ट्रांजिस्टर में 14 वैक्यूम ट्यूब्स आ जाते थे, जिससे हमारा सिस्टम क्या बन गया, थोड़ा छोटा बन गया और रिलायबल बन गया। पहले क्या था, हीट प्रोड्यूस हो रही है तो वो सिस्टम फेल भी हो रहे थे। कौन सी मेमोरी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं हम, मैग्नेटिक कोर फॉर द प्राइमरी मेमोरी और मैग्नेटिक डिस्क फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। देन लैंग्वेज सॉफ्टवेयर कौन सी है आपकी, मैंने आपको पहले बताया असेंबली लैंग्वेज यूज हो रही है, जैसे आप जिसमें ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, और हाई लेवल लैंग्वेज, दोनों का यहाँ पे इंट्रोड्यूसेशन हुआ था। अर्ली हाई लेवल लैंग्वेज लाइक अ फॉर्मूला ट्रांसलेशन एंड कोबल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। प्लीज इनकी फुल फॉर्म भी साथ ही साथ करते जाइएगा। जो इसकी प्रोसेस स्पीड थी वो हमारी कितनी थी, 10 पे पावर -6 माइक्रो सेकेंड।
देन कम टू द थर्ड जनरेशन। अगर मैं थर्ड जनरेशन की बात करूं तो जहां पे अभी हमारा क्या आया था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आए, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम आई थी, थर्ड जनरेशन में आ गया हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट किसने इन्वेंट किया था, इतना तो नहीं पूछता वो, कि जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस ने किया था। इन्होंने, इनका कहना था जो सिंगल आईसी चिप कंबाइन 100 ऑफ ट्रांजिस्टर, रजिस्टर एंड कैपेसिटर इनटू स्मॉल सिलिकॉन सेमीकंडक्टर प्लेट। तो उन्होंने बोला एक सिंगल इंटीग्रेटेड जो सर्किट चिप है हमारी, वो क्या करती है, वो सारी चीजों को मिनीचुराइज ट्रांजिस्टर इनटू सिलिकॉन। उन्होंने कहा गया कि 100 ऑफ ट्रांजिस्टर एक ही चिप में आ जाते हैं, रजिस्टर आ जाता है, कैपेसिटर आ जाते हैं, एक स्मॉल सिलिकॉन सेमीकंडक्टर प्लेट। इसका मतलब ये और छोटा हो गया। तो बिगिन विद द स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और बाद में प्रोसेस हो गया हमारा मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में। लैंग्वेज और सॉफ्टवेयर अभी हमने पढ़ा कि इसमें जो लैंग्वेज होगी वो ऑपरेटिंग सिस्टम आया है, मतलब इंट्रोडक्शन हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। देन ये मल्टीपल एप्लीकेशन एक साथ रन कर सकता था। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, हाई लेवल लैंग्वेज आई, वहाँ पे अर्ली थी, जैसे फॉर्मूला हो गया आपका फॉर्मूला ट्रांसलेशन हो गया, कोबोल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन सी आ गई आपकी, बेसिक्स, पास्कल, ये सारी हमारी लैंग्वेज यूज होने लगी। जो इसकी स्पीड थी, प्रोसेसिंग स्पीड, वो हमारी नैनो सेकेंड 10⁻⁻10 थी, ठीक है। देन कम टू द फोर्थ जनरेशन। अब फोर्थ जनरेशन जो इंटीग्रेटेड सर्किट जो था हमारा, उसकी जगह अब क्या आ गया हमारा, माइक्रो प्रोसेस आ गया, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो याद रखिएगा जो हमारी टेक्नोलॉजी माइक्रो प्रोसेसर है वो हमारा किसके बेसिस पर, सिंगल सिलिकॉन चिप मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स रखती है। तो अगर आपसे कभी पूछो, और वो आज की डेट में भी है, 1971 टू प्रेजेंट, तो जो हमारे पीसी हैं, लैपटॉप है, इंटरनेट है, सब इस फोर्थ जनरेशन में आया, ठीक है। देन इसकी स्पीड है हमारी पिको सेकेंड्स में, 10⁻⁻12 सेकेंड, और कैलकुलेट सीपीयू क्लॉक स्पीड इन गीगाहर्ट्ज, तो ये उससे भी ज्यादा है। तो इंटीग्रेशन लेवल इसका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, और बाद में ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी हो गया। देन अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन। तो आपको पता है फिफ्थ जनरेशन हमारी एआई जिसे हम बोलते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो कि अभी भी है और फ्यूचर में भी रहेगी, ठीक है। तो ये क्या है, अल्ट्रा डेंस सिलिकॉन चिप्स होते हैं इसमें, पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर, मतलब मल्टीपल ऑपरेशन एक साथ कर सकती है, क्वांटम कंप्यूटिंग कर सकती है, और ये मशीन है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है, मतलब ये ह्यूमन की तरह रिएक्ट कर सकती है, ट्रीट करती है। जैसे आपको पता है जेमिनी हो गया, आपका चैट हो गया, चैट बॉक्स, चैट जीपीटी हो गया, तो ये क्या है, ये फिफ्थ जनरेशन की है एआई, ठीक है, जो ह्यूमन की तरह इंटरेक्ट करती हैं। सेल्फ लर्निंग नेटवर्क है, कॉग्निटिव रीजनिंग। देन कम टू द, अब रिवाइज करो कि क्या आपने पढ़ा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों जो भी पढ़ रहे हो। सबसे पहले आपको पता है कि हमारी फर्स्ट जनरेशन आई, फर्स्ट जनरेशन 1940 टू 50 या आप बोलते हो 56, तो वो कितना थे, हमारी वैक्यूम ट्यूब थी, जिसमें हमारी जो कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा था, बहुत हीट प्रोड्यूस करते थे, बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, और इनविक और यूनिविक इनके मॉडल के एग्जाम्पल थे। सेकेंड जनरेशन आई थी हमारी 1950 टू 60, ठीक है। तो देन इसमें ट्रांजिस्टर आए, ये स्मॉलर थे, फास्टर थे। देन द वैक्यूम ट्यूब्स, असेंबली लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस हो गई, और अर्ली हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रान एंड कोबल डेवलप हुए थे। देन थर्ड जनरेशन आई 1960 टू 70, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए, मिनिमाइज, इन्होंने ट्रांजिस्टर को एक सिलिकॉन चिप्स में कर दिया, और ये एक्सेसिबल हो गया जनरल पब्लिक यूज के लिए, जैसे आपको कीबोर्ड, मॉनिटर इस एरा में आपके इंट्रोड्यूस हुए थे। थर्ड जनरेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है। देन आपका फोर्थ जनरेशन आया जो कि 1972 प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कहते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था, तो मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एक सिंगल चिप में आ गए, जैसे आपका पीसी है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, स्मार्टफोन है। देन फिफ्थ जनरेशन में आई प्रेजेंट और फ्यूचर, जो कि अभी भी है और लास्ट में भी। तो यहाँ पे क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई, जो कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किस पे फोकस कर रही है, लर्निंग पे, वॉइस रिकॉग्निशन पे, क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम पे, देन थिंकिंग प्रोसेस पे फोकस कर रही है, ठीक है। अब हम आते हैं सीपीयू पे। तो आपको पता है कि सीपीयू जो है हमारा, वो बहुत हमारा जरूरी है, ठीक है। तो अब सीपीयू और मेमोरी की अगर हम बात करें, तो अब बोलो तो ये क्या है, एक ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है, याद रखिएगा, ये क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, मतलब इट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस डाटा, इट कंसिस्ट ऑफ 3 प्राइमरी कंपोनेंट। तो ये किसका क्या करते हैं, 3 प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं। अगर मैं बात करूं इसकी, देन इसमें क्या होगा, 3 कंपोनेंट्स है, ALU, CU, रजिस्टर। सबसे पहले ये याद रखिएगा, जो कंप्यूटर है
वो हमारा ब्रेन कहलाता है कंप्यूटर का। तो ALU क्या करता है, सारी जितनी भी आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लॉजिक कंपैरिजन, ग्रेटर देन, लेस देन, सब यही करता है। देन कंट्रोल यूनिट क्या करता है आपका, ये ट्रैफिक कॉफ का काम करता है। ये ध्यान रखता है कि खुद डेटा प्रोसेस नहीं करता, ये बस डेटा फ्लो, कहाँ डेटा फ्लो करना है उसको डायरेक्ट करना है। तो ये क्या है, इट डज नॉट प्रोसेस द डेटा, इनसे डायरेक्ट करता है कि डेटा बिटवीन द ALU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में कैसे कहाँ कंट्रोलिंग का काम करता है। देन रजिस्टर, रजिस्टर आपको पता है सबसे स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट हमारी मेमोरी है जो कि CPU के अंदर लोकेटेड है, जो रजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा CPU के प्रोसेस है। देखो इस CPU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, ठीक है। देखो अब क्या पढ़ेंगे, हम CPU का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। तो CPU कैसे ऑपरेट करता है, रिपीटिंग साइकिल में करता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, मशीन साइकिल बोलते हैं। ये याद रखिए, एग्जाम में पूछ लेता है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर। उसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले उसको फेच करेगा, देन डिकोड करेगा, समझेगा, देन एग्जीक्यूट करेगा, देन डेटा को स्टोर करेगा। जो हमारी रजिस्टर मेमोरी होती है वो हमारी CPU में पाई जाती है, जो सबसे छोटी और सबसे तेज होती है, मतलब फास्टेस्ट स्पीड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पीड होती है, जो कि CPU के अंदर है। कभी कभी पूछ लेता है CPU के अंदर कौन सी मेमोरी है, तो योर आंसर शुड बी अ रजिस्टर। देन ये स्पेसिफिक रोल होते हैं ऑफ दिस रजिस्टर, ठीक है। एक होता है प्रोग्रामिंग काउंटर, देन हमारा होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, देन मेमोरी डेटा रजिस्टर, देन अक्यूमुलेटर। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, ये मेमोरी को होल्ड करके रखता है, एड्रेस जब तक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नहीं आ जाए उसका वेट करता है कि यस मुझे क्या फेच और एग्जीक्यूट करना है, तो पहला। देन मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करेगा, वो होल्ड करेगा फिजिकल मेमोरी के एड्रेस को, जो कि अभी करंटली आपको रीड करना है, रिटन बाय द CPU, उसको होल्ड करके रखेगा। देन मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या होगा, बफर रजिस्टर जिसे बोलते हैं, वो एक्चुअल डाटा जो आपको फेच किया है अपनी मेमोरी से उसको गेटवे करेगा, मतलब एक्टिंग करेगा कि यस उसको मेमोरी को कहाँ जाना है। और लास्ट होता है अक्यूमुलेटर। अक्यूमुलेटर का मतलब होता है इमीडिएटली स्टोर करेगा इंटरमीडिएट एजुकेशन जनरेटेड बाय अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग करी इसने, मेमोरी को होल्ड करके रखा, देन उसने मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, उसके एड्रेस को करेंटली जहां रीड राइट कर रहा है CPU वहां को मेंटेन करके रखा, देन उसको एक्चुअली में इंस्ट्रक्शन दिया उसने मेमोरी को CPU की तरफ, और बाद में उसने स्टोरेज करके रख लिया। तो ये हमारा CPU का आर्किटेक्चर है, ठीक है। देन सिस्टम बस। अब बच्चों सिस्टम बस क्या होती है, सिस्टम बस होती है कि मदरबोर्ड पे जो कंपोनेंट होते हैं पैरेलल वायर के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, उन्हें बोलते हैं सिस्टम बस। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक हाईवे होते हैं, मतलब कंपोनेंट ऑफ मदर बोर्ड कम्युनिकेट विया पैरेलल, मतलब बहुत सारे वायर्स होते हैं, आपने देखा मदर बोर्ड लगा हुआ बहुत सारे, तो कौन कौन सा वायर होता है, तो इसे हम बोलते हैं सिस्टम बस। समझ में आए, 3 लेन्स होती हैं इसकी। पहला होता है डेटा बस। डेटा बस क्या होता है, बाई डायरेक्शनल हाईवे जो एक्चुअल डेटा ट्रांसफर करता है। जो डेटा बस क्या करता है, ये पाथवे यूज करता है, जो एक्चुअल डेटा जो आपकी बिटवीन CPU, मेमोरी और पेरिफेरियल कंट्रोल के बीच में एक्चुअल डेटा जो ट्रांसफर करेगा उसे हम डाटा बस बोलेंगे, ठीक है। एड्रेस बस क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल है, CPU इसको यूज करके मेमोरी का एग्जैक्ट सिर्फ फिजिकल लोकेशन की एड्रेस भेजता है। जो एड्रेस बस के बेसिस पे क्या करता है ना, CPU क्या करता है, एक एड्रेस देता है कि यस आप जो भी पढ़ना चाहते हो या लिखना चाहते हो उसकी वेट पे। तो विड्थ ऑफ एड्रेस बस डिटरमाइन द मैक्सिमम रैम कैपेसिटी। जो एड्रेस बस की विड्थ किसके बेसिस पे होगी, कि रैम कैपेसिटी क्या है जो कंप्यूटर हैंडल कर सके। देन कंट्रोल बस, ये टाइमिंग और कोऑर्डिनेशन सिग्नल देता है, रीड राइट कमांड भेजता है, ठीक है। तो ट्रांसमिट टाइमिंग कोऑर्डिनेशन सिग्नल सच एज रीड राइट क्लॉक टिक्स, तो ये हमारा सिस्टम बस होता है। तो पूछ ले जाता है कभी कभी कि सिस्टम बस क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कंपोनेंट्स होते हैं, मदरबोर्ड कम्युनिकेट जिसके थ्रू करता है ना, जो वायर्स होते हैं ना, सेट ऑफ वायर्स उसके थ्रू करता है। देन कम टू द डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक गेट्स बोलो, ये एग्जाम में आया है अभी रिसेंटली, एक जब मैंने रिसेंटली आप PYQ देखोगे तो ये गेट्स पूछे गए हैं। जैसे आपने अगर फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा। तो आपको पता है बेसिक गेट्स क्या होते हैं, एंड गेट होता है हमारा, और गेट होता है, नॉट गेट होता है, बस आपको ज्यादा नहीं पढ़ना इनका डिटेल में। और यूनिवर्सल होता है हमारा नेंड और नॉर। तो एंड गेट में क्या होता है, सिर्फ एक इनपुट होगा आपका, ठीक है, तो आउटपुट भी आपका होगा, आउटपुट 1 ओनली इफ बोथ इनपुट आर 1। तो अगर आपके दोनों इनपुट, सपोज ये दोनों इनपुट अगर एक होंगे तब आपका आउटपुट हमारा एक होगा, जैसे मल्टीप्लिकेशन हो गया एंड में। देन और में क्या होगा कि दोनों इनपुट में से कोई सा भी अगर एक इनपुट हुआ तब भी आपका जो आउटपुट होगा वो 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका एडिशन, देखो इसमें मल्टीप्लाई है, आपको पता है मल्टीप्लाई में 1 into 1 दोनों इनपुट करने पड़ेंगे जब भी आपका 1 आंसर आएगा। मतलब इस तरीके से आप रिकॉल कर सकते हो ना, इस तरीके से दोनों इनपुट एक होने चाहिए। देन आउटपुट में और ऐड है तो 1 + 0, कोई सा भी इनपुट एक हो, कोई सा इनपुट 0 हो, लेकिन एक इनपुट हमारा 1 होना चाहिए तो भी हमारा आउटपुट 1 आएगा। नॉट गेट क्या है, इनपुट।
अगर 0 है तो आपका 1 बन जाएगा, अगर 1 इनपुट है तो आउटपुट 0 बन जाएगा। तो ये हमारे बेसिक्स गेट हैं, ठीक है, 0 का 1, 1 का 0। अब आते हैं यूनिवर्सल गेट। तो ये पीवाईक्यू पूछ लेता है, क्योंकि आपको पता है जो नैंड और नॉर है, यूनिवर्सल क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको आपस में कंबाइन करके कंप्यूटर का कोई भी दूसरा लॉजिक गेट बनाया जा सकता है, ठीक है, नैंड और नॉर को देख के। प्लीज इन अच्छे से याद करिएगा, यहाँ पे याद रखिए, एंड को याद रखिए, मल्टीप्लाई एंड, ठीक है, दोनों इनपुट 1 होने चाहिए। यहाँ पे एक इनपुट 1 होगा तब आउटपुट 1 आएगा। यहाँ पे क्या है, नॉट मतलब रिवर्स है, यहाँ पे अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 आएगा, आउटपुट 0 है, इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 आएगा, ठीक है। और नेंड में इन्हें यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, कि इन्हें कंबाइन करके आप दूसरा लॉजिक गेट्स बना सकते हैं, एंड और नेट, ठीक है, इस तरह से। देन अब आते हैं हमारे इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आपको पता है कि हार्डवेयर डिवाइड की बेस्ड ऑन डायरेक्शन। ये इनपुट आउटपुट क्या होता है, कि कैसे आपका डेटा फ्लो हो रहा है हार्डवेयर में। तो आपको पता है इनपुट डिवाइस क्या होगी, डेटा गोज इनपुट टू द सीपीयू। कैसे अब इनपुट करो, किसके थ्रू, जैसे आप ह्यूमन एक्शन को डिजिटल सिग्नल में अगर ट्रांसफर करते हो थ्रू द कंप्यूटर अंडरस्टैंड, ठीक है। तो सपोज आपका कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड से आपने टाइप किया आगरा, तो इनपुट है। देन आउटपुट क्या होगा, डिस्प्ले आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से माउस है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट पॉइंटिंग डिवाइस है, जो अभी मैं कर रही हूँ ये भी इनपुट है, आपको दिखाई दे रहा है। देन स्कैनर, ठीक है, आप फिजिकल पेपर डॉक्यूमेंट को डिजिटल इमेज फाइल में करते हो। उसके बाद आता है आपका माइक्रोफोन, मतलब इनपुट ऑडियो डाटा। देन वेबकैम, इनपुट लाइव वीडियो डाटा। तो ये हमारे होते हैं इनपुट डिवाइसेस, प्लीज अच्छे से याद रखिएगा। देखो और कौन सी ऐसे इनपुट है, जैसे कभी कभी ना वो स्कैनर के बारे में डिटेल में आपको पीवाईक्यू में पूछ लेता है, तो प्लीज इस चीज को याद रखिएगा। जो स्कैनर है हमारे इनपुट डिवाइसेस है, अब वो पूछ लेता है OMR, OCR, MICR, बार कोड, इनका मैच द फॉलोइंग भी पूछ लेगा। या फिर इनसे कैसे पूछ लेगा, वो ये पूछ लेगा इनकी फुल फॉर्म क्या है। जो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन है, तो ये क्या होता है, ये हमारा कहलाता है, ये स्कैनर है। इसमें क्या होता है, रीड पेंसिल पेन मार्क्स ऑन द बबल सीट। जैसे आप OMR सीट भरते हो ना, जब कभी एग्जाम देखने आते हो तो 4 आपके पास ऑप्शन बबल्स में होते तो एक को करते हो, तो वो किसके थ्रू, OMR इनपुट देते हो, उसके बेसिस वो बता देता है आपके कितने राइट है और कितने रॉन्ग है। तो OMR सीट से याद रखना, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, जो आपने मार्क लगाया उसको रिकॉग्नाइज करता है। देन OCR, ऑप्टिकल करेक्ट रिकॉग्निशन, ये क्या होता है कि जो हमारा प्रिंटेड टेक्स्ट है उसको रीड करता है, देन डिजिटल एडिटेबल टेक्स्ट में बदलता है। तो ये क्या है, ऑप्टिकल करेक्टर, मतलब ये करेक्टर, तब ये क्या कर रहा है, पूरे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको स्कैन कर रहा है। देन आता है हमारा MICR, मतलब मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या होता है, ये जो बैंक्स वगैरह में आपने चेक्स वगैरह में दिया होता है, ये वो वाला होता है, ठीक है। इंक करेक्टर, मैग्नेटिक इंक होती है इनमें, ठीक है, बैंक चेकिंग के लिए होता है। देन बारकोड रीडर, जैसे आप स्कैन कर दो कोई भी प्रोडक्ट की डिटेल आ जाती है, ठीक है, जो भी स्कैन कोड होते हैं वो हमारा बारकोड रीडर होता है। तो ये हमारी इनपुट डिवाइस में स्कैनर का डिटेलिंग है। देन कम टू द आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस का डेटा कम आउट ऑफ द सीपीयू, पहले हमने इन किया सीपीयू में, वो सारा इनपुट किन किन चीजों के थ्रू आप इन कर रहे हो, वो सारा आपका इनपुट डेटा होगा। आउटपुट डेटा क्या होगा, जो आप उससे सीपीयू से निकल के आ रहा है डेटा, ठीक है। दिस डिवाइस ट्रांसलेट डिजिटल कंप्यूटर डेटा बैक इनटू फॉर्म ऑफ ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड टेक्स्ट साउंड इमेज, जैसे ह्यूमन समझ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। देन मॉनिटर क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो अब हमने अगर मॉनिटर पढ़ा तो उसमें क्या है, सब ये हमारा आउटपुट डेटा है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे, तो जो अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पे वो आपका आउटपुट डिवाइसेस है। तो ये हमारा होता है सॉफ्ट कॉपी के थ्रू, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या हो गया, आउटपुट डेटा हो गया। प्रिंटर, प्रिंटेड आपको पता है कि फिजिकल आउटपुट ऑन पेपर होता है, जो हार्ड कॉपी, जैसे आपने कोई कमांड दी तो निकल के आया, मतलब जिसे आप रीड कर सको, जो सीपीयू के थ्रू आ रहा है, जिसे ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सके, तो प्रिंटर हो गया। देन स्पीकर, हेडफोन, आउटपुट ऑडियो डाटा, मतलब स्पीकर के थ्रू सुनते हो ना, हेडफोन के थ्रू सुनते हो, तो ये भी हमारे आउटपुट डाटा होगा। प्रोजेक्टर, जो इनलार्ज वीडियो आउटपुट इनटू द वॉल ऑफ स्क्रीन, जो हमने देखा वीडियो, अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा दूं तो ये भी आपको दिखाई दे रहा है, तो ये भी हमारा आउटपुट डेटा हो गया। देन हमारा हो गया आप प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है, स्पेशलाइज हाई क्वालिटी प्रिंटर होता है, जो कि बड़ा लेवल पे होता है, जिसमें हम लार्ज वेक्टर ग्राफिक्स लाइक बिल्डिंग ब्लू प्रिंट करते हैं, ठीक है, इनमें हम करते हैं, जो प्रिंटर से बहुत बड़ा होता है, ठीक है। किसी बड़ी चीज का आपका डिजाइन निकालना है तो हम किसके थ्रू निकालते हैं, वॉलेट उसके थ्रू निकालते हैं, प्लॉटर के थ्रू, ठीक है। देन ड्यूअल डिवाइस, कभी कभी एग्जाम में पूछा था कौन सी ऐसी है जो इनपुट और आउटपुट दोनों है, तो आप याद रखो टच स्क्रीन। देखो आपने इनपुट डेटा किया थ्रू द टच और आउटपुट हो गया विजुअल डिस्प्ले, तो ये आपका टच स्क्रीन है। और एक हो गया आपका मॉडम। मॉडम क्या है, इनपुट डाटा फ्रॉम द इंटरनेट,
ठीक है, आपने इनपुट डाटा लिया इंटरनेट से अपने पीसी के लिए, देन आउटपुट डेटा दिया पीसी से लिया इंटरनेट से। ठीक है, तो ये हो गया आपका मॉडम। मॉडम मतलब डाटा आपने इंटरनेट से लिया अपने पीसी को दिया, देन आउटपुट डाटा हो गया आपने फिर पीसी टू इंटरनेट दिया। ठीक है, तो ये हमारा मॉडम हो गया। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रिंटर टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है प्रिंटर को स्पेशली दो मैट्रिक्स पे हम इवेल्युएट करते हैं, या तो वो हमारा किसके बेसिस पे होगा, डीपीआई मतलब डॉट पर इंच, मतलब उसमें मेजर होगा, और जो उसकी स्पीड है वो किस पर होगी, हमारी पेज पर मिनट होगी। तो इन दोनों मेजर क्राइटेरिया को हमने डिवाइड किया है, तो पेज पर मिनट स्पीड के बेसिस पे, और आपका उनका जो प्रिंट रेजोल्यूशन है वो डीपीआई के बेसिस पे। अब आपको पता है ये 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, जैसे आपने बोला टाइप राइटर कैटेगरी हो गई, कि इसे आप कैसे करोगे, इस कैटेगरी में आपको इनका वर्किंग मैकेनिज्म क्या होता है, फिजिकल होता है। ये फिजिकल पिन से एक एक ग्रिड यूज करके जो इंक सोक्ड रिबन पे जोर से स्ट्राइक करता है, जैसे आपने देखो टाइप राइटर जब आप तहसील वगैरह जाओगे तो वो निशान बनाती है, बल्कि किसी पुराने टाइप राइटर की तरह। ठीक है, तो आपने देखा होगा तो वो उसमें निशान आएंगे, तो टप 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 पिन से ऐसे कट 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 कट, वो हमारे हो गए इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो इसके ये बहुत लाउड होते हैं, इनका प्रिंट रेजोल्यूशन बहुत लो होता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि फिजिकल प्रेसेस से किसे प्रिंट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। जैसे मल्टी पार्ट कार्बन कॉपी प्रिंट करना हो, हाईली कॉस्ट इफेक्टिव है, इसी वजह से इन्हें बैंक या रेलवे टिकटिंग काउंटर पे इनवॉइस जनरेट करने के लिए रेगुलरली यूज करता जाता है। अब आते हैं नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, इन प्रिंटर में प्रिंट हेड पेपर को फिजिकली टच नहीं करता। ठीक है, इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपने देखा होगा 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे इंकजेट हो गया, लेजर हो गया। इंकजेट में क्या होता है, नोजल का स्प्रे कर देते हैं, ड्रॉपलेट्स कर देते हैं पेज पे, और जैसे आपके कलर हो गए, क्योन हो गया, मैग्नेटा हो गया, येलो हो गया, वाले लिक्विड इंक को कैटेगराइज लगाए जाते हैं, कार्टेज लगा देते हैं, कौन से कलर में आपको करना होता है, कलरफुल के लिए। जो लेजर हो गया वो लिक्विड इंक की जगह अब हम क्या करते हैं, ड्राई पाउडर टोनर यूज करते हैं, याद रखना। ये एक ऐसा एक रोटेटिंग ड्रम मैकेनिज्म और प्रिसाइज स्टेटिंग चार्जर लेजर बीम को यूज करते हैं, जो हाई हीट होता है उसकी वजह से जो पाउडर का पेपर पर परमानेंटली फ्यूज कर देता है। तो याद रखिए, अगर स्पीड क्लैरिटी की बात हो तो आपका आंसर सबसे अच्छा लेजर प्रिंटर है। तो इस तरीके के होते हैं, और इसमें भी मैं आपको बता दूं जो इम्पैक्ट है उसमें हमारे कौन कौन से हैं। एक होता है हमारा डॉट प्रिटिक्स है, एक व्हील वाला है, एक लाइन है। तो एक कंप्लीटली लाइन को कर दे वो एक साथ उसे लाइन बोलेंगे, और जो हमारा इम्पैक्ट कैटेगरी जो हमारे प्लस करेक्टर को करे उसे हम डॉट मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, देन कम टू द बाई साइज एंड प्रोसेसिंग पावर। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। ठीक है, कि कितने तरह के हमारे कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन होता है। तो अगर आपको पता हो तो ये हमारे जो होते हैं ये साइज, स्पीड और प्रोसेसिंग के बेसिस पे होते हैं। तो पहला क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। तो आपको पता है माइक्रो कंप्यूटर होता है जो पीसी जो हम यूज कर रहे हैं मोस्ट कॉमन, जो कि मैं जिसके थ्रू आपको पढ़ा रही हूँ वो मेरा माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, याद रखना। देन इसमें क्या होता है, डिजाइन होता है इंडिविजुअल यूज के लिए। जैसे इसके कोर फीचर क्या हो गया, सिंगल माइक्रो प्रोसेसर हो गया, सीपीयू ऑन सिंगल चिप। ठीक है, एक सिंगल चिप होती है, कैपेसिटी सिंगल यूजर सिस्टम है। जैसे आपके डेस्कटॉप हो गया, पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया, स्मार्ट वॉच हो गए, इट्स कम अंडर द माइक्रो कंप्यूटर। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना स्मार्टफोन से। मॉडर्न कंप्यूटिंग में स्मार्टफोन भी एक हाईली पोर्टेबल माइक्रो कंप्यूटर है। तो अगर क्योंकि इसके पास खुद का सीपीयू है, रैम है और ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो अगर आपसे पूछा जाए स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर है तो योर आंसर शुड बी यस। देन कम टू द वर्क स्टेशन। सेकेंड अगर आते हैं तो वर्क स्टेशन क्या होता है कि माइक्रो कंप्यूटर जैसे इसेंशियल वर्क करता है कि माइक्रो कंप्यूटर ऑन अ स्टेरॉइड्स बट इट इज स्टिल डिजाइन फॉर 1 पर्सन। याद रखना जो वर्क स्टेशन है वो हमारा एक ही पर्सन के लिए डिजाइन करता है, लेकिन इसका क्या होता है हाईली प्रोसेसिंग पावर होती है, मासिव रैम होती है, एडवांस ग्राफिक कैपेबिलिटी होती है। तो ये हमारा वर्क स्टेशन है। ठीक है, वर्क स्टेशन है। देन कोर फीचर क्या है, हाई एंड हार्डवेयर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक हैवी ड्यूटी टास्क। जब आपको कोई हाई एंड मतलब जैसे होता है कोई स्पेसिफिक हैवी ड्यूटी टास्क करना हो तो आप इसका यूज करते हो वर्क स्टेशन। जैसे 3D एनिमेशन हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, कैड हो गया, आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर हो गया आर्किटेक्चर के लिए, और साइंटिफिक मॉडलिंग हो गई। देन पीवाईक्यू टाइप में कैसे करता है कि वो पूछा विच कंप्यूटर इज बेस्ट फॉर सिंगल यूजर डूइंग इंटेंसिव ग्राफिक डिजाइन। ग्राफिक डिजाइन के लिए कौन सा कंप्यूटर बेस्ट है, तो आर आंसर शुड बी अ वर्क स्टेशन नॉट अ माइक्रो एंड मिनी। याद रखिए। देन कम टू द थर्ड मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो होता है वो हमारा मिड रेंज सर्वर होता है। इसमें प्लीज कंफ्यूज मत होना, मिनी मतलब छोटा। ये मच लार्ज मोर पावरफुल देन द माइक्रो एंड वर्क स्टेशन। ठीक है, दे एक्ट एज ए सेंट्रल सर्वर फॉर अ स्मॉल मीडियम साइज नेटवर्क। ये कहते हैं एक सेंट्रल सर्वर की तरह काम करता है मिनी कंप्यूटर, जो कि बहुत सारे जो हमारे छोटे छोटे होते हैं उनके थ्रू कनेक्ट होता है। ठीक है, इसके फीचर क्या है, मल्टी यूजर कैपेबिलिटी है। दे कैन सपोर्ट एनीवेयर फ्रॉम 10 to few hundred यूजर्स साइमल्टेनियसली। एक साथ 10 से 100 यूजर के साथ वो काम करता है। देन आपका क्या है इसमें यूजेस केस क्या है, स्मॉल टू मीडियम बिजनेस
सर्वर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, फैक्ट्री ऑटोमेशन, जहाँ का आप बिजनेस सर्वर में काम करोगे तो आपको ये मिनी कंप्यूटर पढ़ा जाएगा। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की बात करोगे तब भी वो पाया जाएगा। देन फैक्ट्री ऑटोमेशन की पीबीआई फैक्ट्री हुआ तो ये यूजर डू नॉट सिट एट ए मिनी कंप्यूटर, वो बैठते नहीं है, वो सिर्फ रिमोटली एक्सेस करते हैं इंडिविजुअल माइक्रो कंप्यूटर में, जिसे हम टर्मिनल और क्लाइंट बोलते हैं। देन अब हम आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर पे। तो आपको पता है ये क्या है, मासिव हाईली एक्सपेंसिव कंप्यूटर है जो कि क्लाइमेट कंट्रोल रूम के लिए यूज किया जाता है, मतलब ये उससे भी बड़ा है। तो सबसे अगर इस तरीके से आपको सिस्टमेटिकली याद करने पड़ेंगे साइज, स्पीड एंड प्रोसेसिंग पावर की बेसिस पे। तो आपको पता है ये बल्क डेटा प्रोसेसिंग अगर हमें करनी है तो हम मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज करते हैं। तो ये क्या है, मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन पर सेकेंड विदाउट एवर क्रैशिंग टू बीइंग टर्न ऑफ, मतलब बिना उसके मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन आपको एक सेकंड में कर देता है, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ठीक है, दे कैन सपोर्ट 1000 यूजर्स साइमल्टेनियसली, एक साथ 1000 यूजर काम कर सकते हैं। देन यूजेज केसेस बैंकिंग सिस्टम, जो आपका एटीएम विड्रॉल नेशनल वाइड हो गया, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, रेलवे बुकिंग टिकट्स हो गई, गवर्नमेंट सेंसस डेटा होता है, ये सब मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज करते हैं। देन अब आपका आता है पीवाईक्यू टूल में क्या होता है, ट्राई टू ट्रिक यू आस्किंग विच कंप्यूटर यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग वर्सेज बैंक डेटाबेस। याद रखना मेन फ्रेम कंप्यूटर जो बैंकिंग डेटाबेस के लिए करता है, क्योंकि यहाँ पे मिलियंस ऑफ स्मॉल डाटा इनपुट इंस्टेंटली दे देते हैं। तो प्लीज इसमें कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। अब आता है सुपर कंप्यूटर। आपको पता है जो सुपर कंप्यूटर है हमारा, वो जाइंट डेटा कंप्यूटर वर्ल्ड, दे आर फास्टेस्ट, लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर ऑन अर्थ, often taking up entire building. Core feature, instead of processing millions of small transactions like a mainframe, they focus all over the power solving a single massive. आपको पता है ये सबसे बड़ा हमारा कंप्यूटिंग वर्ड्स में सबसे बड़ा है, और ये फास्टेस्ट है, लार्जेस्ट है, एक्सपेंसिव है अर्थ पे। ठीक है, इसके फीचर क्या है, मिलियंस ऑफ स्मॉल ट्रांजेक्शन लाइक अ मेन फ्रेम की तरह ये कर देता है इन सिंगल, है ना, और ये कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करता है, मतलब एक एक पर्टिकुलर चीज पे ये काम करता है। तो याद करिए जैसे वेदर फोरकास्टिंग हो गई, क्लाइमेट चेंज मॉडलिंग हो गई, न्यूक्लियर वेपन सिमुलेशन हो गए, स्पेस एक्सप्लोरेशन फिजिक्स हो गई, तो ये सारी चीजों को मैनेज करता है। तो स्पीड मेजरमेंट, सुपर कंप्यूटर स्पीड इज नॉट मेजर इन गीगाहर्ट्ज, इट मेजर इन फ्लॉप्स। याद रखिएगा जो सुपर कंप्यूटर वो उसमें जो होते हैं वो हमारा इसमें भी गीगाहर्ट्ज में भी नहीं करते, फ्लॉप्स में करते हैं, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकंड। करंटली स्पीड्स आर पेटा फ्लॉप्स में हो गई, एक्जा फ्लॉप्स में हो गई। वर्ल्ड का जो फर्स्ट अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा, CDC 6600 क्रेवन। ठीक है, अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है वर्ल्ड फर्स्ट तो आपका आंसर होना चाहिए CDC 6600 या क्रेवन है। अगर इंडिया का फर्स्ट पूछा जाए तो आपको पता है परम 8000 है, जो कि CDC इन पुणे में हुआ था। मॉडर्न इंडिया सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI, प्रत्यूष मेहर, ये सारे हमारे हैं। अब देखो माइक्रो कंप्यूटर में याद रखिएगा यूजर कैपेसिटी 1 है। एवरीडे जो हमारे पीसी होते हैं, स्मार्टफोन होता है, वर्क स्टेशन में एक यूजर होता है, पर हैवी ग्राफिक एनिमेशन के लिए हम यूज करते हैं। मिनी कंप्यूटर में 10 to 200 यूजर होते हैं, स्मॉल बिजनेस सर्वर जो उनके लिए होता है, जैसे डिपार्टमेंट स्टोर सर्वर हो गए। मेन फ्रेम 1000 ऑफ यूजर होते हैं, जैसे बैंक हो गया हमारा, रेलवे हो गया, एयरलाइंस हो गए। देन सुपर कंप्यूटर में हमारी स्पेशलाइज टीम होती है मासिव साइंटिफिक इक्वेशन पे, जैसे वेदर फोरकास्टिंग हो गई परम में। ठीक है, तो इस चीजों को आप याद कर लेना। देन अब आते हैं हम कंप्यूटर मेमोरी पे। कंप्यूटर मेमोरी क्या है आपको पता है, फिजिकल डिवाइस होती है जो कि डेटा को स्टोर करके रखती है, टेम्पररी या परमानेंट, यही है कंप्यूटर मेमोरी। देन इट इज अ सिस्टमेटिकली कैटेगराइज बेस्ड ऑन हाउ द CPU एक्सेस इट, वेदर द रिक्वायर्ड पावर टू कीप द डाटा। तो ये क्या करती है, ये कैटेगराइज किसके बेसिस पे, कि जो CPU एक्सेस करता है हमारे उनको, कि उन्हें पावर चाहिए डेटा को कीप अप करने के लिए या नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरीके के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। तो आपको पता है, आंख बंद करके इस टॉपिक को रट लेना कि हमारी जो होती है वो कौन सी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, उसे हम मेन मेमोरी कहते हैं। देन सेकेंडरी मेमोरी होती है, वो एक्सिलरी स्टोरेज होता है, मतलब हेल्पिंग मेमोरी आप कह सकते हो। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है, ओनली मेमोरी डायरेक्टली एसेसेबल बाय CPU। ये वो मेमोरी है जो सिर्फ डायरेक्टली हमारे CPU के द्वारा एक्सेसिबल होती है, मतलब CPU इसके बेसिस पे लेता है। देन CPU रीड इंस्ट्रक्शन स्टोर हियर टू एग्जीक्यूट एनी प्रोग्राम। CPU अगर इसी के बेसिस पे इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, स्टोर करता है यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। प्राइमरी मेमोरी है, याद रखना CPU के डायरेक्ट एक्सेस में होता है। सेकेंडरी मेमोरी होती है ऑक्सिलरी स्टोरेज, CPU कैन नॉट एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली। अब पता है CPU डायरेक्टली मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी तो नहीं ले सकता, तो डेटा फर्स्ट कॉपीड होगा हमारी रैम में बिफोर द CPU कैन वर्क, एंड entirely non volatile, designed for mass
फास्ट लॉन्ग टर्म स्टोरेज। या रखिए नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कि जैसे ही पावर बंद हुई तो ये डेटा आपका डिलीट नहीं होगा। ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज में हमारा सेकेंडरी मेमोरी आता है। तो देखो प्राइमरी मेमोरी की बात करूँ तो कौन कौन सी होती है। पहली होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम पहले फुल फॉर्म याद रखो हमेशा से, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कभी भी लाइट आई कभी भी डाटा उड़ जाएगा, इस तरीके से आप डिकोड कर सकते हो। कोर नेचर जो होता है इसका वॉलेटाइल होता है। डेटा लॉस इंस्टेंटली व्हेन पावर इज कट टू द कंप्यूटर रीस्टार्ट। ठीक है, इट एक्ट ए कंप्यूटर शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी। ये किस तरीके से है, शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी की तरह काम करता है। तो अब आप देखो इसके डिफरेंस क्या है, SRAM एंड DRAM। SRAM क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब यूज फ्लिप फ्लॉप्स टू स्टोर डेटा, इट डज नॉट नीड टू रिफ्रेश। इसे आपको रिफ्रेश करने की कॉन्स्टेंटली जरूरत नहीं है। ये बहुत फास्ट है, हाईली एक्सपेंसिव है, और ये हमारी बिल्ड करती कैश मेमोरी, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये कैश मेमोरी होगी। देन ड्रेम, ड्रेम होता है डायनामिक। अभी हमने स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी पढ़ी, जो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो क्या करती है, यूजेस कैपेसिटर ट्रांजिस्टर। तो इट लूज चार्ज रैपिडली मस्ट बी रिफ्रेश। अगर सपोज करो जैसे ही इसकी पावर कट हुई आपको तुरंत इसे रिफ्रेश करना पड़ेगा 1000 ऑफ टाइम पर सेकेंड। तो ये काम कौन करता है, ड्रेम करता है। इट इज द स्लोअर चीपर देन स्ट्रेम फ्रॉम योर स्टैंडर्ड सिस्टम। जैसे रैम है 8 GB एंड 16 GB स्टिक्स। तो याद रखिएगा ये हमारे 2 टाइप्स की होती हैं। जैसे इसमें तो आपको करने की जरूरत नहीं, जैसे कैसे मेमोरी होगी। ठीक है, रैम को क्या है कि ये हमारे कैपेसिटर ट्रांजिस्टर होते हैं, तो अगर जैसे चार्ज लूज हुआ तो उसको आपको फिर दोबारा से रिफ्रेश करना पड़ेगा। देन अब आते हैं हमारे रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या है, नॉन, जैसे वो रैंडम थी, ये हमारी वॉलेटाइल मेमोरी थी। ठीक है, जैसे आपने पावर ऑफ हुआ डाटा आपका गया। देन अब ये कोड नेचर क्या है इसका, रीड ओनली मेमोरी, मतलब ये परमानेंट है। ठीक है, डाटा रिमेन इन परमानेंट इवन विदाउट द इलेक्ट्रिसिटी। इट कंटेन द फाउंडेशनल फर्मवेयर नीडेड टू सेफ्टी स्टार्ट द हार्डवेयर। तो मतलब ये एक फाउंडेशनल फर्मवेयर है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल है, इसमें आपका डेटा डिलीट नहीं होगा। तो अब इन्होंने 3 तरह की होती हैं। तो ये कभी कभी एग्जाम में कभी कभी क्या पूछता ही है, मेमोरी से क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछाइएगा। तो अब हमारा क्या होता है, प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। इट कैन बी रिटन टू एग्जैक्टली वंस बाय द मैन्युफैक्चरर और यूजर यूजिंग द स्पेशल डिवाइस। वंस रिटन कैन नॉट बी इरेज और मॉडिफाइड। अगर सपोज प्रोग्रामिंग रीड ओनली का है कि एक बार अगर उसे लिख गई एग्जैक्टली, तो किसी भी स्पेशल डिवाइस के द्वारा आपने लिख लिया तो वंस रिटन अब ये इरेज और मॉडिफाइड नहीं हो सकती, उसे हम बोलेंगे प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, कैन बी इरेज एंड रीटेन। ठीक है, हम इरेज भी कर सकते हैं, री रिटेन भी कर सकते हैं। इंश्योर एक्सपोजिंग द इंटरनल चिप टू हाई इंटेंसिटी अल्ट्रावायलेट राइट। तो जो हम यूवी के थ्रू जो हम करते हैं वो हमारा इरेज कर सकते हो। ठीक है, जो चिप होती है हाई इंटेंसिटी उसकी हीट के एक्सपोजर के बेसिस पे इरेज हो जाता है। देन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, ये इरेज हो सकता है, री रिटन हो सकता है इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे बाइट बाई बाइट, विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर से रिमूव करने की जरूरत नहीं है, आप टेक्नोलॉजी के थ्रू, मॉडर्न जो कंप्यूटर बाइट चिप के थ्रू, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के थ्रू इरेज कर सकते हो और द्वारा लिख सकते हो। तो प्लीज इन तीनों को अच्छे से याद। अब देखो ये जो हमारी होगी वॉलेटाइल होगी रोम, स्ट्रीम, ड्रेम, प्रोम, ईरोम। ठीक है, देन कैश मेमोरी। आपको पता है जो कैश मेमोरी होती है वो हमारी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 3 टाइप्स की होती है। तो कैश मेमोरी में क्या होता है कि आपको पता है कि कहाँ पे सीपीयू और जो कैश मेमोरी ब्रिज करती है स्पीड गैप बिटवीन द अल्ट्रा फास्ट सीपीयू एंड मेन ड्रम, इनके बीच का गैप को मेंटेन करती है। तो जो L1 कैश वन होती है वो डायरेक्टली इनसाइड टू सीपीयू कोर चिप होती है। स्मॉलेस्ट टिपिकल टू 32 KB टू 512 KB होती है, बट रन एट द एब्सोल्यूट इंटरनल स्पीड ऑफ द प्रोसेसर। ठीक है, तो वो उसके प्रोसेसर पे होती है। देन हमारा दूसरी लेवल आती है कैश मेमोरी की 2 की, ये स्लाइटली लार्जर देन होती है, जैसे 256 KB टू 8 MB। इट कैन बी रिजाइड ऑन सीपीयू चिप, ये भी सीपीयू चिप में रिवाइड होती है, बट इट्स ए हाई स्पीड एडजस्ट चिप कनेक्टेड बाई डेडिकेटेड बस। तो ये हाई स्पीड एडजस्ट कर लेती है अपनी किसके थ्रू, जो हमारी बसेज होते हैं, जो हमारे वायर्स होते हैं ना उनके थ्रू। देन लेवल 3 कैश मेमोरी, स्पेशलाइज मेमोरी शेयर अक्रॉस द ऑल कोर ऑफ मॉडर्न मल्टी कोर सीपीयू। इट लार्ज ऑफन 8 MB 64 MB बट स्लाइटली slower देन द लेवल 2। तो यस इसका क्या है कि सारे जो हमारे मेमोरी शेयर करता है ये सब में मॉडर्न मल्टी कोर सीपीयू में ये लार्जर होती है लेकिन ये स्लोअर होती है। देखो
सेकेंडरी मेमोरी होगी। अब जो हमारी जो सीपीयू में भी हमने रैम बता दिया, रोम बता दिया, सेकेंडरी मेमोरी पहले तो याद रखिएगा ये नॉन वॉलेटाइल होती है, मतलब अगर आपका पावर चला गया तब भी ये परमानेंट रहेगी। तो अब ये कितनी तरह की होती है, पहली होती है हमारी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, मतलब जिनमें कैपेसिटी बहुत हाई होती है लेकिन स्लोएस्ट होती है, ठीक है। तो अगर आपने देखो हार्ड डिस्क ड्राइव जो एचडीडी देखते हो, तो ये क्या मैग्नेटोप्लेटर होती है जिसमें रीड राइट कर सकते हो आप, हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है और लो कॉस्ट होती है, मतलब सस्ती होती है, ठीक है। तो पर इसके चांसेस होते हैं ज्यादातर ये फेलियर हो जाती है अगर ये ड्रॉप्ड हो गई, ठीक है। तो देन मैग्नेटिक टेप आएगा, एचडीडी आपने सुना होगा, ये भी हमारी ऑक्सिलरी स्टोरेज है। देन मैग्नेटिक टेप, ये एक लिगेसी सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज मीडियम होता है। यू कैन नॉट स्किप डायरेक्टली टू फाइल और अ मैग्नेटिक टेप, यू मस्ट प्रोवाइड थ्रू द लाइन बाई लाइन, मेकिंग स्लो बट एक्सीलेंट फॉर चीप आर्कवाल बैकअप। तो उन्होंने बोला कि आप डायरेक्टली फाइल को मैग्नेटिक टेप में नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन बाई लाइन के थ्रू करना पड़ेगा। स्लो है पर ये बैकअप के लिए बहुत अच्छी है, चीप आर्कवेल बैकअप, मतलब अगर आपका इसमें नहीं जाता। तो एचडीडी में होता है ना कि अगर आपका मैकेनिकल फेल हो गया तो ये ड्रॉप्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी एचडीडी मैग्नेटिक टिप्स हो गए, आप सिर्फ इनके नाम याद कर लो, इनफ है। देन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस में अगर हम पकड़े हैं, ये लेजर यूज करती हैं रीड और राइट डेटा के लिए, सरफेसेस विया माइक्रोस्कोप ग्रुप्स कॉल्ड पिट्स एंड लैंड। तो हम कैसे कर रहे हो, आप लेजर के थ्रू रीड और राइट कर रहे हो, ठीक है, माइक्रोस्कोप के उसके थ्रू कर रहे हो, पिट्स एंड लेंस के थे, तो कैसे सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ब्लू रे डिस्क हो गया, ठीक है, ये सारी होती हैं। तो सीडी क्या हो गया आपका, टिपिकली कैपेसिटी जिनकी हमारी 700 MB होती है ना, इतना वो मेंटेन करके रखती है। देन डीवीडी हो गया हमारा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, मतलब इसका क्या होता है 4.7 GB सिंगल लेयर होती है। पता है कि जो इसकी स्टैंडर्ड कैपेसिटी कितनी होती है, सिर्फ 700 MB होती है, ठीक है। और ये क्या एक रेड लेजर है जिसका आपको पता है ये कौन सी वेवलेंथ यूज करता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो 780 नैनोमीटर की वेवलेंथ यूज करता है। देन आपका आता है डीवीडी, डीवीडी की फुल फॉर्म, प्लीज इनकी फुल फॉर्म भी साथ याद करना, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये स्टैंडर्ड सिंगल लेयर कैपेसिटी होती है, 4.7 GB है। और ये एक टाइटर रेड लेजर जो आपका 650 nm वेवलेंथ यूज करता है, जिन्हें हायर डेटा डेंसिटी मिलती है। देन ब्लू रे डिस्क की बात करूं तो ये क्या है, स्टैंडर्ड सिंगल लेयर कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटी के बेसिस पे इसकी सिर्फ 700 है, ठीक है, इसकी 4.7 GB है। देन ब्लू रे डिस्क की हमारी कितनी है, 25 GB है, और 25 GB और डुअल लेयर की 50 GB होती है। तो ये क्या है, ब्लू वॉलेट लेजर है जो कि 405 mm वेवलेंथ को यूज करता है। तो याद रखिएगा शॉर्टर वेवलेंथ होने की वजह से लेजर का फोकस पॉइंट छोटा होता है, जिससे कि डेटा स्टोरेज डेंसिटी हमारी बढ़ जाती है। तो ये हमारे होते हैं। तो आपको अब हार्ड डिस्क वाला भी कंसेप्ट समझ में आ गया ना, कि जो हार्ड डिस्क क्या है कि स्पिनिंग मैग्नेटिक प्लेटर की मूविंग रीड राइट हेड यूज करती है, लो कॉस्ट होती है, हाई स्टोरेज मिलती है। देन ये जो हमारा मैग्नेटिक टेप्स है वो क्या कह रहे हैं, सिक्वेंशियल एक्सेस है, इसमें डायरेक्ट किसी फाइल और को स्किप नहीं कर सकते, तुम्हें लाइन बाई लाइन टेप को बाइंड करना पड़ेगा, और स्लो है पर चीप आर्कल बैकअप के लिए एक्सीलेंट है। देन कम टू द सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब ये जो है हमारे एसएसडी हो गई, पेन ड्राइव्स हो गए, एसडी कार्ड हो गए, इनमें एग्जैक्टली 0 मूविंग पार्ट्स होते हैं, है ना। ये डेटा स्टोर करने के लिए इन्हें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज करते हैं, ठीक है, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होते हैं। तो दे आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जैसे फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर हो गए, ठीक है, इनका यूज करते हैं। तो याद रखिएगा अगर एसएसडी मैकेनिकल एसडीडी से बहुत ज्यादा फास्ट है, ड्यूरेबल है, लेस पावर कंज्यूमिंग होता है, हालांकि गीगाबाइट इनकी कॉस्ट ज्यादा होती है, ठीक है, इनकी कॉस्ट तो ज्यादा होती है लेकिन ये बहुत ज्यादा रिलायबल है। आज की डेट में आपने देखा होगा हर लैपटॉप में आपका एसएसडी लगा होता है। देखो अगर और एडवांस अगर मैं पूछूं कि यूजर्स कभी कभी क्या होता है, एग्जैक्ट स्टोरेज कैपेसिटी और लेजर वेवलेंथ के पूछ लेता है, तो मैंने इसको और डिटेल में कर दिया है कि जो हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क है, तो अगर इसके पी/क्यू के बेसिस पे अगर मैं डायरेक्ट जाऊं तो आपको पता है इसका क्या है, 700 MB है, और ये रेड लेजर यूज करता है जो कि 70-80 nm वेवलेंथ की होती है, मतलब थोड़ा सा बड़ा होता है। देन उसकी जिससे कि स्टोरेज आपका कम हो पाता है। देन डीवीडी है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क का सिंगल लेयर कैपेसिटी इसकी 4.7 GB की है, ड्यूल लेयर रीच हमारी 8.5 GB पहुंच जाती है। ये टाइटर रेड लेजर है, ठीक है, ऊपर वाला हमारा थोड़ा लूज था, देन यहाँ पे 650 nm का होता है, ये हायर डेटा डेंसिटी है। देन ब्लू रे डिस्क की बात करूँ, ये सिंगल लेयर कैपेसिटी 25 GB की है, और डुअल लेयर हमारा कितना है 50 GB का है। तो यूजेज ए फाइन ब्लू वॉलेट लेजर जो कि 405 nm वेवलेंथ का है। तो इससे क्या होता है, स्मॉलर लेजर फोकस पॉइंट है, तो ये बहुत ज्यादा डेटा स्टोरेज इसका इंक्रीज हो जाता है। देन एब्सोल्यूट मेमोरी हायरार्की की बात करूं तो वो पूछता जाता है कि व्हाट इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, कैपेसिटी एंड कॉस्ट। तो आपको पता है अगर स्पीड इंक्रीज हुई तो आपका टाइम डिक्रीज होगा, कॉस्ट पर बिट इंक्रीज हुई तो हाईली एक्सपेंसिव बन जाएगी, देन स्टोरेज कैपेसिटी डिक्रीज हुई तो बिकम हाईली
लिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसका हायरार्की पढ़ेंगे फास्टेस्ट स्मॉलेस्ट टू स्लोएस्ट। तो सबसे फास्टेस्ट होती है हमारी रजिस्ट्रार जो कि आपकी सीपीयू में होती है, देन कैश मेमोरी होती है जो कि रैम में और सीपीयू के बीच में होती है, देन हमारी मेन मेमोरी होगी, देन एसएसडी जो हमारी सेकेंडरी होती है हार्ड डिस्क और एचडीडी, देन बाद में आते हैं हमारे ऑप्टिकल डिस्क एंड टेप्स। इसमें बहुत ज्यादा स्टोरेज होता है, तो स्टोरेज के बेसिस पर स्लोएस्ट। देखो अगर मैं बात करूं मेमोरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। रजिस्ट्रार जो होती है सबसे स्मॉलेस्ट कैपेसिटी होती है और फास्टेस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे एक्सपेंसिव ये होती है जो कि सीपीयू के अंदर होती है। ठीक है, देन कैश मेमोरी आपको मैंने बता दिया L1 L2 L3 के अंदर होती है। तो आपको पता है जो L1 हुई हमारी कौन सी होती है, जैसे मैंने आपको बताया सबसे छोटी 32 KB से 512 KB की होती है, सबसे फास्टेस्ट होती है, ये डायरेक्टली सीपीयू की कोर चिप में होती है। ठीक है, याद रखना। देन आपका L2 जो हमारा L1 से थोड़ी सी बड़ी होती है 256 KB टू ITMB होती है, ये जो सीपीयू चिप पर या एक हाई स्पीड एड्रेस चिप पर हो सकती है। ठीक है, उसकी चिप हो सकती है। लेन L3 जो होता है हमारी सबसे बड़ी कैche मेमोरी होती है जो कि 8 MB से 64 MB प्लस होती है, जो कि मॉडर्न मल्टी कोर सीपीयू के सारे कोर आपस में शेयर करते हैं। L1 और L2 से थोड़ी सी स्लो होती है। ठीक है, देन हम आते हैं प्राइमरी मेमोरी पे। अब आपको पता है कि प्राइमरी जो मेमोरी होती है वो हमारी मेन मेमोरी होती है, रैम एंड रोम। तो आपको पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होगी हमारी वो किसके बेसिस पे होगी, जिसे आप ये वॉलेटाइल होती है। ठीक है, आपको पता है ये वॉलेटाइल होगी आपकी, और देन इसकी बेसिस पे आप क्या करते हो, डेटा को जैसी पावर ऑफ हुआ जैसे ये चला जाएगी। तो आपको पता है इसके दो टाइप थे, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। देन आपका रीड ओनली मेमोरी है, ये हमारी नॉन वॉलेटाइल है और ये हम एक बार अगर परमानेंटली हो गई तो इसे आप इरेज नहीं कर सकते हो। फिर हमने इसके टाइप्स बताए थे। देन ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के थ्रू ऑपरेट होता है। देन सेकेंडरी मेमोरी जो आपकी एचडीडी हो गई, एसएसडी हो गई, फ्लैश हो गई, इसके बेसिस पे, मतलब ये सबसे महंगी है और ये सबसे सस्ती हैं, लेकिन स्पीड सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट इनकी है और कैपेसिटी सबसे ज़्यादा इनकी है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमारा ये हायरार्की को आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम मैथमेटिकल यूनिट स्टोरेज के बारे में स्टडी करेंगे। आपको पता है जो ह्यूमन डेसिमल सिस्टम है वो उसका बेस 10 यूज करते हैं, जहां नंबर 1000 का मल्टीप्लाई में स्केल होते हैं। लेकिन हमारा कंप्यूटर है आपको पता है वो बेस 2 यूज करता है, मतलब वो क्या है, बाइनरी, या तो 0 को समझेगा या 1 पे समझेगा। यही वो सिर्फ 0 1 को समझते, इसलिए डेटा कैपेसिटी को हमेशा 2 के मल्टीप्लायर में स्केल होती है। जैसे 2 पे पावर 10, तो 2 पे पावर 10 एग्जैक्टली क्या होगा हमारा 1024 होता है। इसलिए कंप्यूटर को हम 1000 की जगह 1024 का मल्टीप्लायर यूज करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे अब अगर मैं स्टोरेज हायरार्की की बात करूं तो सबसे छोटी यूनिट इनमें सिर्फ एक है, बिट। तो कभी पूछा जाता है सबसे छोटी यूनिट क्या है, बिट, जो कि हम बाइनरी डिजिट होती है 0 या 1। निबल क्या होता है, जिसमें हमारे 4 बिट्स होते हैं। ठीक है, देन हमारा आता है बाइट। बाइट क्या होता है, एग्जैक्टली 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम चलेंगे। किलोबाइट में क्या हुआ, 1024 बाइट होते हैं, 2 पे पावर 10 बाइट्स, है ना। तो जो 1024 ऐसे लिख सकते हो आप, 1024 बाइट लिख सकते हो। ठीक है, एक केबी में 1024 बाइट्स हो सकते हैं, या 2 पे पावर 10 बाइट्स लिख सकते हो। देन मेगाबाइट में 1024 केबी हो जाएगा, और या फिर 2 पे पावर 20 बाइट्स लिख सकते हो। तो इस तरीके 10 20 30 40, तो ऐसे हमारा गीगाबाइट है 1024 MB लिख सकते हो। याद रखना किलो, MB, गीगा, टेरा, पेटा, सिस्टमेटिकली याद रखना। और यहाँ पे गीगा में आपका 2 पे पावर 30 बाइट हो जाएगा, और बाइट में चेंज करना है तो ऐसे टेबल का 4 का होगा, 1024 गीगाबाइट हो जाएगा, 2 पे पावर 40 बाइट्स होगा। और पेट्राबाइट में 1024 TB, देन 2 पे पावर 55। तो एग्जाम ट्रिक कैसे, यूनिट्स को दो स्पेसिफिक ट्रिक यूज करते हैं, इन्हें लाइटली मत लेना। क्योंकि पहला होगा टेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, मतलब अगर उसने सपोज करो किसी एग्जाम में उन्होंने बोला कि 1 मेगाबाइट का अप्रोक्सीमेट, अगर सपोज बोला कि बेसिक एग्जैक्ट मल्टीप्लायर आपका 1024 होता है, पर एग्जाम में अक्सर इनका राउंडेड टेक्स्ट या इक्विवेलेंट पूछ लेता है। तो ये अगर सपोज करो अगर एग्जाम क्वेश्चन में 1 मेगाबाइट की अप्रोक्सीमेट टेस्ट वैल्यू पूछी, तो आपका आंसर क्या होगा, 1 मिलियन बाइट होगा। ठीक है, तो मेगा से याद रखेगा 1 मिलियन बाइट। देन अगर क्वेश्चन गीगाबाइट का पूछता है तो अब आपको हो जाएगा 1 बिलियन बाइट्स। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, तो ये आपका आना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। और दूसरा ट्रैक हमारा क्या है कि अपर बी वर्सेस लोअर बी, यहाँ कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का मतलब बिल्कुल अलग है। जैसे आपने यहाँ पे बी पढ़ा, याद रखिएगा, ये बी, देन ये बी, ठीक है, एकदम अलग है।
तो बी जो अपर केस बी है वो स्ट्रिक्टली स्टोरेज कैपेसिटी है, मतलब डिस्क का स्पेस बता रहा है, मेजर करने के लिए यूज होता है। एग्जांपल एमबी का मतलब है मेगाबाइट होता है, तो अगर कहीं एमबी लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया मेगाबाइट। लोअर केस बी क्या होगा, यह स्ट्रिक्टली डेटा ट्रांसफर या इंटरनेट नेटवर्क की स्पीड है करने के लिए यूज होता है। एग्जांपल एमबीपीएस जैसे आपका होगा मतलब मेगाबाइट्स पर सेकंड। तो प्लीज बी और बी में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो है ये स्टोरेज कैपेसिटी के लिए जो बड़ा वाला बी है, ठीक है। और अगर हमें कोई स्पीड मेजर करनी है तो बिट्स में जो होता है हमारा उसके बेसिस पे है कि मेगाबाइट्स पर सेकंड, एमबीपीएस जो बोलते हैं वो अलग है हमारा। तो रियल वर्ल्ड में अगर किसी इंटरनेट प्लेन में 1000 एमबीपीएस लिखा है तो इसका मतलब 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड है। याद रखिएगा 1000 मेगाबाइट्स पर सेकंड से 8 गुना स्लो होता है। तो प्लीज इसको अच्छे से रिकॉल कर लेना। तो अब हम बढ़ेंगे नंबर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम है वो क्या है, सिंपली मीन्स द टोटल नंबर ऑफ यूनिट डिजिट अवेलेबल इन डेटा सिस्टम, ठीक है। उस सिस्टम में कितने हमारे यूनिट डिजिट अवेलेबल है उसे हम बोलते हैं बेस। तो आपको पता है बाइनरी का बेस 2 होता है और 0 और 1 होता है। देन है ऑक्टल का 8 होता है, हमेशा याद रखना 0 से काउंट होता है, 1 से मत करना। तो 0 से अगर 7 तक जाओगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके कितने हो गए 8 हो गए, ठीक है। ऐसे डेसिमल 10 है तो 0 to 9 हमारी टोटल काउंटिंग कितनी हो गई 10 हो गई। हेक्साडेसिमल होता है 60, 0 to 9 आपका 10 हो गया। देन ए टू एफ हमारे और आपके 6 हो गए। तो आपका पता है ए 10 हो गया, बी 11 हो गया, सी 12 हो गया, डी 13 हो गया, ई 14 हो गया और एफ 15 हो गया। तब ये टोटल देखोगे ना तो आपके ये कितने बचेंगे 16 बैठेंगे, ठीक है। तो टोटल कितने हैं उसके बेसिस पे करते हैं, ठीक है। ए टू एफ होता है। देन अब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं। देखो इतना तो नहीं है पर मैं जितना पीवाईक्यू में पूछा उसके बेसिस पे मैं आपको बहुत इजी प्रोसेस बता देती हूँ। सपोज बोले कि बाइनरी रिपीटेड डिवीजन मेथड्स है, ठीक है। उन्होंने बोला कि 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो अब आपको क्या करना है, जैसे एलसीएम लेते हैं ना उसी तरीके एग्जैक्ट 25 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 12 आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास ए। अब 2 को 12 से करोगे तो 6 आया, रिमाइंडर 0 बचा। फिर 6 को 2 से करोगे देन 3 आया, देन रिमाइंडर 0 बचा। देन 3 को 2 से करोगे तो 1 रिमाइंडर आया। देन 1 को 2 से करोगे तो 0 आया एंड 1 रिमाइंडर आया। तो आप हमेशा नीचे से लिखते हैं, याद रखना ऐसे। तो हमेशा अब आपका आंसर क्या होगा 1 1 0 0 1। तो ये हमारी बाइनरी इक्विवेलेंट है 25 से। तो याद रखना ये हम 2 का मल्टीप्लाई ही करते हैं अगर बाइनरी का पूछा जाता है तो। और जब तक जितना रिमाइंडर आता है तो 1 लिखते हैं और पूरा कंप्लीट हो जाता है तो 0 लिखते हैं और नीचे से हम काउंट करते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया बाइनरी टू डेसिमल कैसे करते हैं। तो सपोज करो अगर आपके पास मैं अगर ऐसे बोलूं कि आपके पास क्या है 1 1 0, ठीक है 1 है। तो आप अब क्या करोगे स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड, यहां से स्टार्ट करोगे, ठीक है। और हर डिजिट को 2 की पावर से करोगे और बढ़ाते जाओगे 2 की पावर को। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने क्या किया पावर ऑफ 2, तो पहला क्या था 2 पे पावर 1 हो गया, ठीक है। अब आपने कैसे लिखा 1 1 0 1। अब यहां से स्टार्ट करो इस जगह से। अब यहाँ पे क्या लिखोगे 2, ठीक है, इंटू 1 पे पावर 2 पे पावर 0, 0 से स्टार्ट करोगे ना 2 पे पावर 1 2 3 4 8 16 ऐसे होगा। तो अब आपने देखा कि 1 तो है ये आपका प्लस 2 पे पावर 0, तो आपका आंसर क्या आएगा 1 to 1 इक्वल टू 1। देन 0 पे आपका करोगे 2 पे पावर 1, देन 2 पे पावर 2, देन 2 पे पावर 3। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो याद रखना हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करना। अब आप 2 पे पावर 0 करोगे तो आपको पता है कि उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो 1 इंटू 1 1 हो गया। अब नेक्स्ट डिजिट क्या थी हमें 0, 2 पे पावर 1 करोगे तो 2 आएगा। नेक्स्ट डिजिट 1 है तो उसमें 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, ऐसे ही हमारा 2 का पावर इंक्रीज होता जाता है। तो जो हमारा आया वो हमारा डेसिमल में आ गया। इसका मतलब 1 1 0 1 की वैल्यू 13 है। अगर आपको क्रॉस चेक करनी है तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अब आते हैं एडवांस नंबर सिस्टम कि चलो ये तो हमें समझ में आ गया कि अगर आपको बाइनरी से डेसिमल में करना है तो आपका 2 का पावर राइट साइड से मल्टीप्लाई बढ़ाते जाओ। अगर आप बाइनरी टू डेसिमल करना है तो आपने एलसीएम लेके 2 से रिपीट डिवाइड करो। अब आया नंबर सिस्टम हेक्साडेसिमल एंड फ्रैक्शन का। अगर हेक्साडेसिमल का आएगा कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में चेंज करो तो कैसे करोगे। आपको पता है हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16 होता है, ठीक है। तो यू डिजिट 0 to 9 आपको पता है और लेटर होता है ए टू एफ जो कि हमने पहले आपको बता दिया 15 तक। रूल क्या होता है एवरी सिंगल हेक्साडेसिमल डिजिट ट्रांसलेट इनटू
एग्जैक्टली 4 बिट बाइनरी सीक्वेंस। जैसे हमें क्या करना है, अब हमें बाइनरी सीक्वेंस में करना होता है 4 डिजिट को, ठीक है, 4 डिजिट में हर सिंगल हेक्साडेसिमल को। सपोज करो इसने बोला 2f को कन्वर्ट करो बाइनरी में, तो आपने क्या किया, 2 को अलग स्प्लिट कर दिया और f को अलग स्प्लिट कर दिया। अब कन्वर्ट 2 को करोगे तो आपका कन्वर्ट ईच 4 बाइट में, तो 2 का बाइनरी क्या आएगा आपका, 4 में ही करते हैं हमेशा यार ना, हेक्साडेसिमल में 4 के पेयर रखते हैं। अब 2 का करोगे तो आपको पता है 2 से 2 गया 0 आया, देन ठीक है, और देन एक बार आपका 1 आया। तो अब आपको पता है कि 2 पे 2 1 देन 0, तो आपका 0 1 है। तो अब आपका 2 का बाइनरी क्या था, 0 1, ठीक है। अब आपको इसका 4 का पेयर बनाना है, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड में 2 0 ऐड कर दोगे। इस तरीके से हम 4 की पेयरिंग करते हैं, ठीक है। देन अब एफ पे आ जाओ, एफ का बाइनरी क्या है 15। अब 15 का बाइनरी निकालोगे, तो 15 का बाइनरी निकालोगे तो मैंने आपको बताया आप कैसे करते हो, 2 से करते हो। 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा और यहाँ पे 7 आया, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आया, फिर से 1 आया, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, 2 3 जा 6, ठीक है, 3 आया। देन फिर से 2 का 3 से करोगे, फिर से 1 रिमाइंडर आया, देन यहाँ पे आ गया 1, ठीक है, फिर 1। तो ये आपका हो गया एफ का आंसर क्या हो गया, 1 1 1 1, मतलब 4 का पेयर आ गया 15 का। देन आपका पता है 2 का बाइनरी कितना है, 0 1 0 0। तो अब इस तरीके से आप बाइनरी फॉर्म में लिख सकते हो। मतलब आपको इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको सिंपल सा यूज करना है कि जो भी आपकी फॉर्मेट है उसके 4 पेयरिंग में हम कन्वर्ट करते हैं। और 4 पेयरिंग को अगर नहीं हो रहा, आपका क्लियर हो जा रहा है, तो आप क्या करो, उसमें 0 लेफ्ट साइड में 0 ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन आ गए। प्लीज कॉपी लेके इसको अच्छे से कर लेना, एग्जाम में पूछ सकता है कहीं से भी। अगर आपका यीम जीआरएफ है तो आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। देन कम टू द फ्रैक्शन डेसिमल। अब आया डेसिमल टू बाइनरी में फ्रैक्शन में कैसे करेंगे। अगर फ्रैक्शन कोई डेसिमल है तो बाइनरी में कैसे करोगे, तो आपको सपोज मैंने करी, आपका 0.625 है, ठीक है। अब आपको बाइनरी में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई फ्रैक्शन 2। अब आप क्या करोगे, अब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, याद रखना। अब आप क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहले क्या करते थे हम, डिवाइड करे थे, अगर फ्रैक्शन डेसिमल है तो मल्टीप्लाई करना है। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया, अब आपका 1.25 आ गया। अब इंटीजर आपने क्या करते, 1 को लिख लिया, देन 0.25 से फिर से किया, 0.25 से फिर से किया तो 0.50 आ गया। अब आपने क्या कर दिया, 0 लिख लिया, ठीक है। देन अब आप 0.5 को फिर से मल्टीप्लाई करो, देन अब आपने फिर से किया तो आपने 1 लिख लिया। तो यस, अब आप क्या करो, राइट डाउन इंटीजर सिंस फ्रैक्शन इज नाउ 0.00। तो अब स्टॉप कर दो जहां 0 आ गया, तो आपका बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया 0.101। तो इजी प्रोसेस है, अगर आप पेन कॉपी लोगे ना, इस कंसेप्ट को समझोगे तो बहुत इजी प्रोसेस में आप फ्रैक्शन को भी चेंज कर लोगे। देन अब आते हैं हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप। तो आपको पता है सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि हमारे हार्डवेयर को बताते हैं। इसके बिना आप, हमारा हार्डवेयर क्या है, 0 है, याद रखिएगा। तो ये 3 कैटेगरी के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना। देन सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का बात करेंगे, देन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, देन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। 3 टाइप्स के होते हैं। तो अगर हमारे, अगर सॉफ्टवेयर की मैंने आपको बता दिया, इसमें क्या करेंगे कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो क्या काम करता है, इसेंशियल टू रन टू द कंप्यूटर, और ये बैकग्राउंड में चलता है, आप इसको डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते, ये बैकग्राउंड में आपके जो सॉफ्टवेयर हैं और कंप्यूटर में रन होता रहता है ऑपरेशन में, ठीक है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कहता है, जिसे हम मैनेजर भी बोलते हैं। देन इसके अंदर अगर हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिवाइस ड्राइवर हो गए, ये इसके अंदर आते हैं। तो आपको पता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा क्या है, मास्टर, कंट्रोल द प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम को कंट्रोल करेगा, मेमोरी को मैनेज करेगा, प्रोसेस करेगा, हार्डवेयर को लेगा। एग्जाम्पल हमारे विंडो 11 हो गई, मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, लिनक्स हो गया, एंड्रॉइड हो गया, एंड iOS हो गया, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। देन डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, स्मॉल प्रोग्राम होता है दैट टेल द ऑपरेटिंग सिस्टम हाउ टू कम्युनिकेट विद न्यू हार्डवेयर लाइक अ न्यू प्रिंटर और ग्राफिक कार्ड। तो हमारा डिवाइस ड्राइवर क्या हो गया, स्मॉल प्रोग्राम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि किस तरीके से हम कम्युनिकेट करें न्यू हार्डवेयर को, ठीक है, न्यू प्रिंटर और ग्राफिक कार्ड में। तो प्लीज डोंट कंफ्यूज डिवाइस ड्राइवर, मतलब ये छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि किस तरीके से आपको करना है। जैसे लाइक न्यू प्रिंटर हो गया, ग्राफिक कोर्स है, तो किस तरीके से आपको लेना है सिंक में। देन कम टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपको पता है ये होता है टूल, सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा मैनेजर, ये डिजाइन करता है स्पेसिफिक यूजर टास्क के लिए, ठीक है। क्लैरिफाई टू योर स्टूडेंट दैट इफ यू डिलीट द एप्लीकेशन, कंप्यूटर इटसेल्फ वर्क
परफेक्टली फाइन। अगर सपोज करो ये स्पेसिफिक टास्क अगर आप उसको डिलीट भी कर दोगे ना, तब भी आपका जो होता है अच्छे से चलेगा, कंप्यूटर रिमूव नहीं होगा। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर में होता है ना कि अगर आपने उसको उठा दिया तो कुछ भी काम नहीं करेगा, इसके साथ ऐसा नहीं है। तो इसका जनरल पर्पज क्या है हमारा, वर्ड प्रोसेस, MS वर्ड, स्प्रेडशीट, एक्सेल, वेब ब्राउजर, क्रोम, मीडिया प्लेयर, VLC। ठीक है। स्पेसिफिक पर्पज क्या है, टेली अकाउंटिंग के लिए करते हैं, एडोब फोटो एडिटिंग के लिए करते हैं, HR मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये इसके जनरल पर्पज में भी यूज करते हैं और स्पेसिफिक पर्पज में यूज करते हैं। अब आता है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, दीज आर मेंटेनिंग टूल यूज टू एनालाइज, कन्फिग, ऑप्टिमाइज, मेंटेन द कंप्यूटर सिस्टम। तो ये क्या है, ये मेंटेनेंस है, एनालाइज करता है, कन्फिग करता है, ऑप्टिमाइज करता है कि यस कंप्यूटर सिस्टम को। देन एग्जाम्पल क्या है, एंटीवायरस हो गया आपका, ठीक है, डिस्क डिफ्रिगमेटर हो गया, कंप्रेशन टूल हो गया, विनजिप, विन रार हो गया, बैकअप सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारा हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है। देन कम टू द सॉफ्टवेयर एक्विजिशन। अगर बात करूं लाइसेंसिंग मॉडल की, तो ये क्या होता है, तो ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे फ्रीवेयर ओपन सोर्स में। प्लीज़ इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, पब्लिकली विजिबल होता है, हर कोई उसे यूज कर सकता है, मॉडिफाइड कर सकता है और डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है फ्री के लिए। जैसे आपका लिनक्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मेजरा, फायरवर्क्स हो गया, ये क्या है, फ्रीली है, आप कॉडिफाइड भी कर सकते हो, मॉडिफाइड भी कर सकते हो, यूज भी कर सकते हो फ्री में। क्लोज जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर जिसे हम बोलते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं। ये सोर्स क्या होता है, हिडन होता है, ये कंपनी के द्वारा ही ओनर होते हैं इसमें, कंपनी आपको इसका लाइसेंस पे करना पड़ता है, अदरवाइज ये इलीगल है, इसे आप मॉडिफाइड नहीं कर सकते। इसके कोड को याद रखेगा, ये रिक्वायर्ड टू पेड लाइसेंस, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो गया, MS ऑफिस हो गया। देन फ्रीवेयर, फ्रीवेयर का होता है फ्री टू यूज है बट रिमेन क्लोज सोर्स, बट आप इसे मॉडिफाइड नहीं कर सकते इंटरनल कोड को। जैसे गूगल क्रोम आप यूजली फ्रीली यूज कर सकते हो लेकिन उसकी कोडिंग को मॉडिफाइड नहीं कर सकते। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होता है, फ्रीवेयर में मतलब फ्री है, ओपन है सबके लिए, सब कुछ फ्री में सिर्फ आप यूज कर सकते हो, उसे मॉडिफाइड नहीं कर सकते हो। शेयरवेयर क्या होता है आपका, कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए ट्रायल बेसिस फॉर फ्री। ये क्या होता है, जब शेयरवेयर में होता है कि आपको क्या करते हैं, ट्रायल बेसिस पे देख लेते हैं, जैसे आपका ट्रायल एक्सपायर हो गया उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। जैसे विनरार हो गया, ट्रायल एंटीवायरस प्रोग्राम हो गया, मतलब अनलॉक आपके प्रीमियम फीचर को देख सकते हो, यूज कर सकते हो, लेकिन एक्सपायर होने के बाद आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप यूज कर सकते हो। देखो याद रखना, सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल है, एनीवन कैन व्यू, मॉडिफाई, डिस्ट्रीब्यूट। हिडन प्रोप्राइटरी, हिडन लॉक बाय क्रिएटर, यू कैन सी हाउ इट इज बुल्ट, पता नहीं आपको। यूजली कंप्लीटली फ्री, यूजली रिक्वायर्ड टू पेड लाइसेंस सब्सक्रिप्शन। PYQ लिनक्स पूछ लेता है, यहाँ पर विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब फोटोशॉप हो गया। देन अब आते हैं हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, आपको पता है, हाई लेवल लैंग्वेज पाइथन, जावा और नीड ट्रांसलेट एक्चुअल डिफरेंस। तो आपको पता है कंप्यूटर कैसी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज समझता है, जो कि हमारी 0-1 की में होती है, क्योंकि जो हमारे ह्यूमन है वो राइट बिलियंस ऑफ 0-1 नहीं लिख सकता। तो हम क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे पाइथन हो गई, C++ हो गई, जावा हो गया, विच यूज इंग्लिश लाइक अ वर्ड। टू ब्रिज द गैप द कंप्यूटर यूज ट्रांसलेटर। तो अब इस गैप को कंप्लीट करने के लिए, जैसे हम क्या कर रहे हैं, बाइनरी कोड है, 0-1 मशीन लैंग्वेज है, ह्यूमन की आप बिलियंस पाइथन और जावा में यूज कर रहे हैं, तो इस स्कोप को कंप्लीट करने के लिए हम ट्रांसलेटर यूज करते हैं। प्लीज इसको अच्छे से याद रखिएगा। ट्रांसलेटर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे असेंबलर। असेंबलर क्या होता है, जो हमारी लो लेवल असेंबली लैंग्वेज है उसे मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। याद रखिएगा क्या होता है असेंबलर, जो हमारी लो लेवल असेंबली लैंग्वेज को किस में करेगा, मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा, जो कंप्यूटर यूज करेगा। कंपाइलर क्या होता है, ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम बिफोर रनिंग इट, पूरा एक बार में पूरा प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है। तो ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम मशीन कोड आउट ऑल एट वंस बिफोर रनिंग इज जनरेटर लिस्ट ऑफ एरर एट द एंड, मतलब एक साथ उसने पूरा प्रोग्राम रन कर दिया, अगर उसको एरर लगा तो लास्ट में वो आपके एरर बता देगा। इंटरप्रेटर क्या होता है, ये लाइन बाई लाइन करता है, ठीक है, तो अगर कोई एरर आया फिर वो स्टॉप हो जाएगा, फिर आप उसे फिक्स करोगे, देन वो आगे बढ़ेगा। तो ये फास्टेस्ट है, ये स्लो है, लेकिन इसमें एरर होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट कोड की करके ऑप्शन में आता है, तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़िएगा। ट्रांसलेटर जो होता है एंटायर सोर्स कोड इनटू द मशीन कोड, आपको पता है कंपाइलर एक साथ ही सारा को एक बार में कर देता है। तो जनरेट एज सेव एन ऑब्जेक्ट कोड फाइल, तो हम इसे कैसे सेव करते हैं, ऑब्जेक्ट
exe ऑन द डिस्क पे करते हैं, ठीक है। तो वंस कंपाइल द प्रोग्राम कैन रन इंडिपेंडेंटली विदाउट नीडिंग द कंपाइलर। एक बार आपने कंपाइल हो गया, अब वो प्रोग्रामिंग इंडिपेंडेंटली रन होता है, उसे कंपाइलर की जरूरत नहीं है। इंटरप्रेटर क्या होता है, ट्रांसलेट एग्जीक्यूट सोर्स कोड लाइन बाई लाइन। यहाँ पे कोड जो हमें लाइन बाई लाइन है, तो ये कोई ऑब्जेक्ट कोड फाइल जनरेट नहीं करता है, याद रखिए। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कंपाइलर जनरेट करता है या फिर वो करता है, तो आपको पता होना चाहिए कंपाइलर करता है। तो अगर एक टाइम पे आप क्या करोगे, ये इंटरप्रेटर इसकी मेमोरी में रहेगा हर सिंगल टाइम जब भी आप प्रोग्राम रन करोगे। अब आती है हमारी जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको पता है फर्स्ट जनरेशन है वो कौन सी लैंग्वेज यूज करती थी, मशीन लैंग्वेज, जो कि रिटन इन अ रॉ बाइनरी 0-1 डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय सीपीयू, कोई भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं थी। देन सेकंड जो है जनरेशन है वो असेंबली लैंग्वेज है, जिसमें हम अब न्यूमेरिक जैसे ऐड हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मूव हो गया, इसमें असेंबलर को जरूरत पड़ती थी ट्रांसलेट करने की मशीन लैंग्वेज में। देन थर्ड जनरेशन में हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है, जो कि आपको पता है सिंटेक्स यूज करते हैं हम, जस्ट लाइक C++, जावा। इसे में हमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है। कंपाइल मतलब एक साथ सारा कंपाइल करता है, इंटरप्रेटर हमारा लाइन बाई लाइन करता है, तो जो कि आज की डेट में भी हम करते हैं। देन 5 जनरेशन लैंग्वेज, 5th जनरेशन में आपको पता है AI है, लॉजिक प्रोग्रामिंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, प्रोलॉग और LISP है। देन कम टू द इमेज ग्राफिक रास्टर वर्सेस वेक्टर। देखो अब आप मैथमेटिकल फॉर्मूला के बेसिस पर अगर हम देखें तो आपकी इमेज को किस मतलब कौन से किस फॉर्म में चेंज करते हैं ये पूछा जाता है। तो देखो रास्टर ग्राफिक्स है तो वो पिक्सल बेस्ड है, ठीक है। ये 1000 ऑफ टीनी कलर डॉट से बना होता है, जो हमारा पिक्सल के बेसिस पे। अगर आप इन इमेजों को जूम करते हो तो ये ब्लर हो जाती है, पिक्सलेटेड हो जाती है, याद रखिएगा, है ना। 1000 ऑफ पिक्सल से बना रहता है। तो ये हमारे फॉर्मेट क्या होता है, JPG, PNG, GIF, BMP, जो भी हम यूज करते हैं। अब आती है वेक्टर, ये रियल लाइफ फोटोग्राफ के लिए बेस्ट है। देन वेक्टर ग्राफिक्स आता है मैथ बेस्ड, तो ये कंस्ट्रक्शन मैथमेटिकल फॉर्मूला कर्व को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं। तो याद रखिएगा दे आर इनफाइनिटली स्केलेबल, आप कितना भी जूम करो वो कभी भी अपनी क्वालिटी को लूज नहीं करेंगे। जैसे ये किस फॉर्म में सेव होती है, .svg स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, EPS AI, ये कंपनी लोगो आइकॉन्स एंड फॉन्ट्स के लिए बेस्ट है। तो ये इमेज ग्राफिक्स होते हैं हमारे। हम क्या पढ़ेंगे, सिस्टम बूटिंग और एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ टर्मिनोलॉजी उन्हें आपको याद करना है। तो आपको पता है कि कोड बूट कब होता है, जैसे सपोज करो मैं अगर वो सच में अगर आपको कुछ ना पूछे, वैसे वो पूछ रहे कोल्ड बूटिंग क्या होता है, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कोल्ड बूट और वार्म बूट क्या होता है। कोल्ड बूट क्या होता है, जब आपका कंप्लीटली लैपटॉप या सिस्टम आपका बंद है, ठीक है। देन जब आप पावर ऑन करते हो तो वो कोल्ड बूट होता है, ठीक है। तो कैसे होता है, सपोज करो आपने तो जस्ट एक बटन दबाया है कि ऑन करा, लेकिन उसके अंदर की प्रोसेस कितनी लंबी होती है कि जैसे ही आपने पावर ऑन किया, मदरबोर्ड क्या हुआ, ट्रिगर हुआ, उसने एक्टिवेट किया किसको, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो रोम में है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, जो रोम में बायोस है उसने रोम से उसको ट्रिगर किया, उसको पता है इलेक्ट्रिसिटी मिली, वो तुरंत एक्टिवेट हुआ। देन उसने पोस्ट चेक किया, मतलब अपना खुद सेल्फ टेस्ट किया, और उसके बेसिस पे रैम, कीबोर्ड, डिस्क ड्राइवर प्रॉपर अच्छे से हैं या नहीं। देन उसने मास्टर बूट रिकॉर्डर को भी रीड किया, जो कि आपके सेकेंडरी स्टोरेज में जो प्रॉपर डेटा है वो है या नहीं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो बूट स्ट्रैप लीडर मतलब उसने पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को आपकी इंटरफेसेस पे ले दिया। जो मॉनिटर जैसे हमने सिस्टम ऑन किया, आपको स्क्रीन ऑन हुई, जो स्क्रीन ऑन होने के बीच का जो गैप है ना, वो सारा प्रोसेस है कि इस तरीके से हमारा सिस्टम काम करता है। कि आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो जो बायोस है वो रोम में जाएगा, देन रोम को ट्रिगर करेगा, यस इलेक्ट्रिसिटी मिली, बायोस एग्जीक्यूट करेगा, पोस्ट चेक करेगा, मतलब खुद सेल्फ टेस्ट करेगा सारी चीजों को कि सब प्रॉपर है या नहीं। उसके बाद फिर वो मास्टर बूट रिकॉर्ड में जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज को देखेगा, फिर वहां से कोर ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रांसफर करेगा उस फाइल को, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखती है। तो ये कोल्ड बूट अगर इतना भी नहीं आए, वैसे इतना आ जाए कि एग्जाम में कोल्ड बूट कब होता है, जब आपका सिस्टम पूरा बंद हो, जब उसे ऑन करते हैं तो उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। वार्म बूट क्या होता है, जब आपका सिस्टम है मतलब स्टार्ट है, ठीक है, अब वो कंप्लीटली बंद नहीं है, ऑन सिस्टम है, तब हम क्या करते हैं, तो उसे वार्म बूट कहते हैं। तो एग्जीक्यूटिव व्हाइल द कंप्यूटर इज फुली पावर्ड ऑन, तो ये जो हार्ड फिजिकल पावर ऑन टेस्टेड था ना, जो अभी हमने पढ़ा था पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है, इस चीज को अब वो चेक नहीं करता, क्योंकि उसको पता है पहले से हमारा सिस्टम चल रहा है। तो सिंपली क्लियर है कि रेम बिफोर रीलोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉमनली वो क्या करती है, सॉफ्टवेयर को कमांड देती है और रीसेट का बटन दबा देती है। मतलब जो पहले से ही अगर आपका सिस्टम ऑन है तब हम रीसेट करते तो उसका है। देन डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, एक स्मॉल स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। आपको पता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का
टाइप होता है। ये क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि किस तरीके से कहाँ कम्युनिकेट करना है पर्टिकुलर हार्डवेयर को। पेरिफेयर, जैसे कि सपोज करो कोई प्रिंटर स्कैनर आया तो ये बताएगा कि आपको किस तरीके से उनके साथ कम्युनिकेट करना है, वो कमांड देगा, ठीक है। देन बफर क्या होगा, टेम्पररी होल्डिंग रीजन, फिजिकल मेमोरी यूज टू स्टोर डेटा। सपोज करो कोई दो डिवाइस के बीच में आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है और दोनों की स्पीड डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ प्रिंटर है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा क्या है, स्लो है प्रिंट करने की, ठीक है, स्लो मैकेनिकल प्रोसेस है। तो वो क्या करेगा कि जो सीपीयू है डायरेक्टली वो क्या करेगा, पूरा डेटा उसमें आएगा बफर में, देन वो होल्ड करके रखेगा और जो प्रिंटर है स्लोली अपना सारा प्रोसेसिंग करता रहेगा, जिससे कि सीपीयू ब्लॉक नहीं होगा। तो यस, ये क्या है, स्टोर डेटा करता है जब ट्रांसफर बिटवीन डिवाइस ऑपरेटिंग डिफरेंट स्पीड, दो डिफरेंट स्पीड की, जैसे प्रिंट बफर होल्ड द डॉक्यूमेंट डाटा, द फास्ट सीपीयू इज कंटिन्यू वर्किंग वाइल द स्लो मैकेनिक। मतलब वो सीपीयू उसको दे देता है सारा डेटा और वो अपना काम करता रहता है। तो इससे हम बोलते हैं बफर, जो डिफरेंट स्पीड में काम होता है, ठीक है। इनकी बस टर्मिनोलॉजी याद कर लेना। अब देखो क्वेश्चन आया जैसे इस तरीके से आया, अरेंज द फॉलोइंग मेमोरी कंपोनेंट फ्रॉम फास्टेस्ट एक्सेस स्पीड टू स्लोएस्ट एक्सेस स्पीड। तो आपको पता है कि फास्टेस्ट, हमारी सबसे फास्टेस्ट कौन होती है, सीपीयू की रजिस्टर होती है, देन हमारी कैश मेमोरी होती है, देन हमारी रैम होती है, देन हमारा अभी हमने जस्ट पढ़ा, ठीक है। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे आगे। देन दूसरा क्वेश्चन अगर इसने ऐसे बोला कि ईपीआरएम मेमोरी, आपको पता है इलेक्ट्रिकल जो प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी होती है, इलिजिबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी होती है, कैन बी क्लियर एंड री रिटन इलेक्ट्रॉनिक इनसाइड द सिस्टम यूनिट विदाउट द एक्सटर्नल इंटरवेंशन। ये प्लॉटर इज ए स्पेशलाइज्ड इनपुट डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट ब्लूप्रिंट इनटू वेक्टर इमेज। देखो ये दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है, क्योंकि आपको पता है कि बिना फिजिकल के उसको बिना एक्सटर्नल इंटरवेंशन के आप मेमोरी को इरेज नहीं कर सकते, तो आपको यूवी लाइट जरूरत है, ठीक है। तो जो ये बोल रहा है ना, ये बोल रहा है इलेक्ट्रिबल इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी के बारे में बोल रहा था, ठीक है। क्योंकि जो आपको पता है कि ये रिक्वायर फिजिकल एक्सपोजर, एक्सटर्नल यूवी लाइट चाहिए। स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स क्यों है, क्योंकि प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ये ब्लूप्रिंट देता है फ्रॉम डिजिटल डेटा, नॉट अ इनपुट डिवाइस। तो यहाँ रखना प्रिंटर प्लॉटर, ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस होता है। इसका मतलब आपके दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हैं। देन अब हम आते हैं कंप्यूटर नेटवर्क और आपका इंटरनेट और ईमेल प्रोटोकॉल के बारे में। देखो नेटवर्किंग डिवाइस क्या होती है, आपको पता है, ये पहले तो आपको इन 3-4 चीजों को अच्छे से पढ़ लो। पहला है हब डिवाइस है। हब क्या होती है, जैसे आप इसका नाम रखो डम्ब डिवाइस मान के चलो। ये हब क्या करता है, जो रिसीव करता है डेटा को, और ये जानता नहीं कि किस कंप्यूटर का कहाँ से क्या करना है। ये क्या करता है, सिंपली ब्रॉडकास्ट कर देता है, सारे कंप्यूटर जितने भी उससे कनेक्टेड है सबको पूरा भेज देगा, है ना। जिससे क्या होता है, हाई ट्रैफिक होता है और बेड सिक्योरिटी, जो भी आया सारा इसने स्पेसिफिक कंप्यूटर का नहीं होता है, सबको इसने ब्रॉडकास्ट कर दिया, ऑल कंप्यूटर कनेक्टेड टू द नेटवर्क। तो ये हब हो गया। देन स्विच क्या है, एक स्मार्ट डिवाइस है। स्विच क्या करता है कि इसका अपग्रेडेशन है हब का, ये मेमोराइज करता है मैक एड्रेस जो कनेक्टेड है डिवाइस, ठीक है। तो जब जैसे ही डाटा आएगा तो ये सिर्फ उनको भेजेगा जिनको उन्हें भेजना है ना, जिनको उनको नीड है। तो ये होती है हमारी यूनिकास्टिंग जो स्विच है। देन अब आया हमारा राउटर। राउटर क्या होता है कि आपको पता है जो हब और स्विच है ओनली वर्क विद इन द सिंगल लोकल नेटवर्क, ठीक है। आपको पता है ना, हब सिर्फ सिंगल लोकल नेटवर्क लेन में काम करते हैं। टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क, सपोज करो अब आपको डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए करना है, लाइक योर होम एंड ग्लोबल इंटरनेट, तब आपको राउटर की नीड होगी। द इट यूज आईपी एड्रेस टू फाइंड द बेस्ट रूट फॉर द डेटा पैकेट्स। तो यस, हब हो गया, हम आपका सबको एक जैसा दिया। स्विच उसका मैक एड्रेस के बेसिस पे उन्होंने उनको भेजा। देन राउटर क्या करता है, टू डिफरेंट नेटवर्क को के बेसिस पे उनको इंफॉर्मेशन फ्लो करता है डेटा पैकेट्स की फॉर्म। देन मॉडम, आपको पता है मॉडम हमारे इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस थी। ये क्या करता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, जैसे टेलीफोन हो गया, केबल्स लाइन हो गए। एनालॉग सिग्नल है जो कि कंप्यूटर यूज करेगा डिजिटल सिग्नल, मतलब 0-1, एंड मॉडल ट्रांसलेट करेगा टू योर कंप्यूटर कैन कनेक्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो ये क्या करता है, ये मॉडर्न क्या करता है कि आपके कंप्यूटर को दूसरे आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट कर देता है, यार वहां से आपके कंप्यूटर को कनेक्ट कर देता है थ्रू द मॉडम। अब ब्रिज क्या होता है, यूज टू कनेक्ट टू सेपरेट, सपोज करो आपको दो सेपरेट लेन करनी है, ठीक है, ऑन द ऑब्जेक्ट सेम प्रोटोकॉल। मतलब आपने क्या किया, दो लोकल एरिया नेटवर्क है और सेम रूल है, सेम प्रोटोकॉल है, तो वो हमारा ब्रिज इसका काम करता है, ठीक है, ब्रिज का काम करेगा। देन
गेटवे क्या होगा, डिफरेंट रूल। सपोज करो दो नेटवर्क को आपने करना है और डिफरेंट प्रोटोकॉल है, डिफरेंट रूल है, तो ये कभी कभी पूछ लेता है ब्रिज। और ब्रिज में हमारा सेम प्रोटोकॉल होता है और गेटवे में डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो वो है रिपीटर। क्या होता है, व्हेन डाटा ट्रेवल ओवर लॉन्ग केबल। सपोज करो आपका डेटा ट्रेवल हो रहा है केबल में, तो द सिग्नल गेट वीक अटेंशन। तो आपका पता है जो सिग्नल है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाता है, तो रिपीटर क्या करता है, उस वीक सिग्नल को रिसीव करता है, देन उसे रीजनरेट करता है, बूस्ट करता है, फिर उसे आगे भेजता है। तो इसे हम बूस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी नेटवर्किंग डिवाइस है। देन टाइप ऑफ नेटवर्क, अगर आपको जियोग्राफिकल के बेसिस पर देखो तो 3-4 तरह के होते हैं, हमारे 4 तरह के होते हैं। पहला होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि बहुत स्मॉल होता है, 10 मीटर के सराउंडिंग में ही आपका ये कनेक्ट होता है। जैसे आपका वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ठीक है। कनेक्टिंग योर वायरलेस हेडफोन ऑन योर फोन वी ब्लूटूथ, कनेक्टिंग लैपटॉप, मोबाइल, हॉटस्पॉट। लोकल एरिया नेटवर्क क्या हो गया, स्मॉल जियोग्राफिकल होता है, सिंगल रूम हो गया, कैंपस हो गया, ठीक है, आपके बिल्डिंग्स हो गई, उनके लिए ये बहुत फास्ट होता है, हाईली सिक्योर होता है, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप कहीं यूनिवर्सिटी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे क्या होता है, लेन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि अब वो क्या है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी कैंपस के बेसिस पे जितना होगा वो उसका एक ही ओनर होगा। एग्जांपल कंप्यूटर लैब इन यूनिवर्सिटी और योर होम वाईफाई नेटवर्क, ईथरनेट केबल आर वाइडली यूज। अब आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या करता है, कवर करता है एंटायर सिटी और लार्ज कैंपस को। एग्जाम्पल केबल टीवी नेटवर्क स्प्रेड अक्रॉस द सिटी और यूनिवर्सिटी कनेक्टेड टू नॉर्थ साउथ कैंपस लोकेटेड। ये थोड़ा सा हाई रेंज का है, जैसे आपने बोला नॉर्थ साउथ कैंपस को आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, किलोमीटर्स जो होते हैं उनमें। और सबसे लास्ट होता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, ये होता है स्पेन कंट्री ऑन द नेशनल ग्लोब, ठीक है। जैसे इंटरनेट हो गया, ये लार्जेस्ट पब्लिक वाइड एरिया नेटवर्क है वर्ल्ड में। टेलीकॉम नेटवर्क जैसे 5G 4G ऑल्सो वाइड एरिया नेटवर्क है, जो ऑल ओवर होता है, ठीक है। अब इस तरीके से आप याद कर सकते हो। पर्सनल एरिया नेटवर्क फुल फॉर्म में वेरी स्मॉल रेडियस 1 to 10 मीटर, और ये एग्जांपल है ब्लूटूथ, वायरलेस, यूएसबी। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है हमारा, हमारा होता है कवर ए स्मॉल फिजिकल एरिया लाइक अ सिंगल होम ऑफिस और यूनिवर्सिटी कैंपस, हाई स्पीड हाईली सिक्योर ऑन बाई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। देन मेन हो गया हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कवर एन एंटायरली सिटी लार्ज कलेक्शन कैंपस, एग्जांपल सिटी टेबल टेलीविजन नेटवर्क। देन वाइड एरिया नेटवर्क हो गया कंट्री कंटीजेंट एंटायर ग्लोबल को, ठीक है। देन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो गया हमारा, ये प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट ओवर पब्लिक नेटवर्क। जब हम प्राइवेट नेटवर्क होता है जो पब्लिक नेटवर्क, जैसे इंटरनेट यूजिंग इनक्रप्शन, इट हायर योर आईपी एड्रेस, सिक्योर योर डाटा। तो ये वर्चुअल पीवी, जब अपनी जगह कोई इमेज डाउनलोड करनी होती है तो वीपीएन लगा देते हैं किसी दूसरी कंट्री का, ठीक है, ये उसके बेस पर। अब नेटवर्क टेपोलॉजी पढ़ेंगे फिजिकल लेआउट के बेसिस पर। टेपोलॉजी क्या होता है, फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट होता है कंप्यूटर के नोड्स का। यू मस्ट नो पॉइंट इन फेलियर फॉर ईच। सपोज बस टोपोलॉजी है तो ऑल कंप्यूटर कनेक्टेड है सिंगल सेंट्रल टेबल, ठीक है, बैकबोन ऑफ द बस। तो एक सिंगल उससे सेंट्रल टेबल केबल से सारे लैपटॉप हमारे कनेक्टेड होते हैं। इफ द सेंटर केबल ब्रेक, पूरा नेटवर्क आपका शट डाउन हो जाए, तो ये बस हो गया। देन स्टार टोपोलॉजी होगी, ऑल कंप्यूटर कनेक्टेड टू सेंट्रल हब। तो पूरे जो कंप्यूटर हैं यहाँ पे एक सेंट्रल हब है, ठीक है, और ये इससे इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। स्टार टोपोलॉजी ये क्या है, अगर एक कंप्यूटर की केबल फेल होती है तो हमारा अदर सारे कंप्यूटर चलते हैं, पूरा फेल नहीं होता। देन रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी होते हैं क्लोज लूप सर्कल होता है कि जो हमारा डेटा है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही ट्रेवल करेगा। तो एक वन कंप्यूटर और कनेक्शन ब्रेक, होल नेटवर्क इज फेल। मेश टोपोलॉजी, हर सिंगल कंप्यूटर कनेक्टेड डायरेक्टली टू एवरी अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क। एक सिंगल कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट होगा और इससे कनेक्टेड होगा, ये तो हाई रिलायबल है। अगर एक पाथ फेल हो जाता है तो दूसरा पाथ को वो ले लेता है, तो ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, कॉम्प्लिकेटेड टू द वायर। तो देखो इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो, जो बस है एक ही केबल पे है ना, तो अगर केबल खराब हुई पूरे कंप्यूटर आपके सिस्टम नेटवर्क फेल हो गया। स्टार क्या है, हब से अगर एक ही कंप्यूटर खराब हुआ तब भी आपके सारे सिस्टम चल सकते हैं, ठीक है। रिंग क्या होता है, क्लोज लूप होता है, ठीक है, अगर इसमें भी अगर एक सिस्टम हुआ तब भी आपका डैमेज हो सकता है। जो होता है ये कंप्यूटर हमारे साइड वाले कंप्यूटर से भी कनेक्टेड होते हैं, अगर एक बैंकरप्ट हुआ तो दूसरे पाथ के बेसिस पे वो कनेक्ट कर लेगा, ये मैश टोपोलॉजी कहलाती है।
देन OSI मॉडल, नेटवर्किंग लेयर्स पढ़ेंगे। तो वो हमारी 7 लेयर्स होती है, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसमें से थोड़ा सा आपका एग्जाम पूछ सकता है, ये थोड़ा हाई लेवल का है, ठीक है। तो अब देखो लेयर क्या होती है, 7 लेयर। पहली होती है हमारी फिजिकल लेयर, जो आपको पता है फिजिकल केप है, जो फाइबर हो गए, ऑप्टिक्स हो गए, कॉपर वायर्स हो गए, जो हमारे 0-1 हब रिपीटर्स यहाँ पे काम करते हैं, फिजिकल लेयर। देन लेयर 2 आती है हमारा डेटा लिंक लेयर। अब नोड टू नोड डेटा ट्रांसफर होगा, यहाँ पे मैक एड्रेस ऑपरेट करते हैं, यहाँ पे मैक एड्रेस होता है, स्विच वर्क, यहाँ पे स्विच काम करते हैं, ठीक है, मैक एड्रेस वगैरह, क्योंकि आपको पता है स्विच ही हमारा मैक एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है। देन लेयर 3 में हमारा होगा नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में आ गया आपका हैंडल राउटिंग सेंडिंग पैकेट्स अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क। तो यहाँ पे क्या करेगा, राउटिंग जो होता है वो पैकेट्स डिफरेंट नेटवर्क को भेजता है, जैसे IP एड्रेस राउटर ऑपरेट स्पेसिफिकली ऑन दिस लेयर। तो यहाँ पे क्या आ गया, राउटर आ गए, मतलब पहले में देखोगे हब और रिपीटर है लेयर 1 में, दूसरे में आपका मैक एड्रेस हो गया, तीसरे में आपका राउटर हो गया। लेयर 4 में आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये डिलीवर करेंगे एरर फ्री सीक्वेंस, जैसे TCP और UDP प्रोटोकॉल है। देन लेयर 5 में हमारा सेशन लेयर है, ये स्टेब्लिश मेंटेन एंड कम्युनिकेशन सेशन बिटवीन 2 डिवाइस, ठीक है, ये क्या करें, मेंटेन करेंगे या एंड करेंगे 2 डिवाइस के बीच में। देन लेयर 6 है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर, इसमें डेटा आपका एप्लीकेशन आप पढ़ सकते हो, जैसे ऑल डेटा इंक्रिप्शन लाइक HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डाटा कंप्रेशन यहाँ पे होता है लेयर 6 में। लेयर 7 है हमारे एप्लीकेशन, ये यूजली एक्चुअली इंटरेक्ट कर सकते हो, जैसे ईमेल हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, फाइल ट्रांसफर हो गया, ये हमारा लेयर 7 है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इंटरनेट और एक्सट्रानेट में क्या डिफरेंस है। जो इंटरनेट होता है वो ग्लोबल होता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ये पब्लिक सिस्टम होता है, कनेक्ट होता है, बिलियंस ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड कनेक्ट होते हैं, एनीवन विद अ कनेक्शन कैन एक्सेस, इट हैज लोएस्ट सिक्योरिटी लेवल ऑफ 3, सबसे ज्यादा लोएस्ट सिक्योरिटी होती है, हर कोई से एक्सेस कर सकता है। इंटरनेट होता है स्ट्रिक्टली प्राइवेट नेटवर्क विद इन सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी होगी, कॉर्पोरेशन होगा, ये सिर्फ अथॉराइज एम्प्लॉय और स्टूडेंट ही एक्सेस कर सकते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट, कंपनी में एम्प्लॉय, और ये यूजली इस पर लॉगिन पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, सिक्योर होता है। एक्स्ट्रानेट क्या होता है, इट इज द इंट्रानेट दैट हैज बीन पार्सली ओपन टू स्पेसिफिक आउटसाइड यूजर, जब आपका ऐसा इंट्रानेट जो आउटसाइडर के लिए भी, पार्सली आउटसाइडर यूजर के लिए भी एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी अलाउड टू वेंडर सप्लायर टू लॉग इन चेक इन्वेंट्री डेटा विदाउट गिविंग देम एक्सेस टू रेस्ट ऑफ द कंपनी प्राइवेट फाइल। तो ये हो गया हमारा एक्स्ट्रानेट। अब देखो कोर इंटरनेट टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ से पूछता जाता है, ब्राउजर और सर्च इंजन में क्या डिफरेंस है, याद रखिएगा, अगर आप मिक्स कर दोगे तो आपका क्वेश्चन हमारा लूज हो जाएगा। तो वेब ब्राउजर क्या होता है, द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल योर कंप्यूटर यूज टू एक्सेस वेब। तो याद रखना कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे इंस्टॉल करते हो आप किसके लिए, कंप्यूटर में वेब को एक्सेस करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल होगा गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी और माइक्रोसॉफ्ट एज। तो इनमें क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, आप कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहे हो। सर्च इंजन क्या होगा, जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन सर्च करते हो इंटरनेट पे। प्लीज याद रखना सर्च इंजन मतलब जैसे आप कैसे सर्च करो, गूगल पे जाते हो ना, गूगल पे दिस बिंग पे जाते हो, याहू पे जाते हो, डक डक गो पे जाते हो, तो ये हमारे सर्च इंजन है। तो याद रखिए वेब ब्राउजर मतलब उन वेब पे इंस्टॉल करा, देन उनके बेसिस पे आपने सर्च इंजन पे सर्च किया। देन URL एंड IP एड्रेस भी पूछता है। अब IP एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। देखो ये टर्मिनोलॉजी है ना, तो यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस होता है जो कि आपको याद रखना, जिससे कि कंप्यूटर फाइंड करते हैं ईच अदर को। IPv जैसे आपको होता है 192.168.1.5 मतलब ऐसे डिजिट्स में होते हैं पेयरिंग में। तो जो IPv4 क्या ओल्डर वर्जन है, ये क्या करता है, U32 बिट नंबर यूज करता है, ठीक है, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। देन इसे हम IP एड्रेस बोलते हैं। IPv6 है, ये न्यूअर वर्जन आया, इसमें हम 128 बिट अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होते हैं, ये क्रिएट करते हैं बिकॉज वी रन आउट ऑफ IPv4 एड्रेस, ठीक है। तो ये हमारा पुराना है और ये हमारा नया वर्जन है। तो पूछ लेता है IPv4 IPv6 में। तो URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स रिकॉर्डर ह्यूमन रीडेबल वेब एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल www.google.com या http www.google.com। तो www मतलब वर्ल्ड वाइड लेवल पे गूगल है, ठीक है। तो DNS क्या होगा, डोमेन नेम सिस्टम, फोन बुक ऑफ द इंटरनेट, ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करता है ह्यूमन फ्रेंडली URL इनटू मशीन फ्रेंडली IP एड्रेस थ्रू योर ब्राउजर कैन लोड द पेज। तो आपने कहा था डोमेन नेम, तो आप अब देख लेते हो कि ऑटोमेटिकली कहते हो जो ह्यूमन फ्रेंडली URL है उसे मशीन फ्रेंडली IP एड्रेस में कर लेता है, जो कि उसके पेज पर आप देखते हो ऊपर लोड होता है, वो ये होता है डोमेन नेम सिस्टम। देन IP एड्रेस वर्सेस मैक एड्रेस क्या होता है, एवरी डिवाइस नीड टू एड्रेस। देखो हर डिवाइस को एड्रेस की जरूरत है, जब उसे कम्युनिकेट करना है उसे एक एड्रेस चाहिए होता है। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो इनमें क्या होता है, स्ट्रक्चर साइज, जैसे मैक एड्रेस है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये क्या फिजिकल एड्रेस ऑफ डिवाइस है, ये परमानेंटली हार्ड कोडेड इनटू डिवाइस नेटवर्क
इंटरफेरेंस कार्ड NIC बाय द मैन्युफैक्चरिंग इट कैन नॉट बी चेंज। ये क्या होता है आपको पता है, फिजिकल एड्रेस होती है, एक डिवाइस होती है फिजिकल एड्रेस की। यानी इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड है मैन्युफैक्चरर के द्वारा, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। और आपको पता है ये 48 बिट्स एड्रेस होता है, ये हमेशा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। 00 आपको पता है 0 to 9 और A to E 16 जो होते हैं वो इस फॉर्म में मैक एड्रेस होता है। देन IP एड्रेस अभी बताया लॉजिकल एड्रेस होता है, इट असाइंड बाय योर नेटवर्क राउटर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इट चेंज व्हेन यू मूव टू डिफरेंट नेटवर्क। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल की वर्जन का अगर हम IPv4 की बात करें तो 32 बिट होते हैं। इसमें क्या होता है 4 डेसिमल नंबर सेपरेट होते हैं बाई डॉट्स के, ठीक है। देन IPv6 क्या होता है, ये हमारा हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। देन स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल स्टिक टू सेट अ रूल डेट गवर्न हाउ डेटा ट्रांसफर। अब प्रोटोकॉल क्या होता है, रूल रेगुलेशन होते हैं कि किस तरीके से सेट ऑफ रूल होते हैं कि किस तरीके से हमारा डेटा ट्रांसफर होगा। तो पहला हम पढ़ेंगे TCP और IP ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये फाउंडेशन प्रोटोकॉल है जो कि सूट ऑफ द इंटरनेट। TCP क्या करता है, ब्रेक करता है स्मॉल पैकेट्स में डेटा को ट्रांसफर, जो हमारा कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो ब्रेक करेगा, देन वो रिसेंबल करेगा फिर से डेस्टिनेशन के लिए, और IP हैंडल करेगा रूटिंग एड्रेस के लिए। देखो IP इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करेगा, एड्रेस चेक करेगा, और जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो सारे डेटा को स्मॉल पैकेट्स में करके फिर उनकी डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा। STTP हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये रूल करेगा ट्रांसफरिंग वेब पेज ओवर द इंटरनेट, ठीक है। जो वेब पेज आता है ना HTTP लिखा होता है, ये वो वाला है। HTTPS सिक्योर, ठीक है। द इंक्रिप्टेड सिक्योर वर्जन HTTP यूज SS और TLS, याद रखिएगा। ऑलवेज लुक फॉर द व्हेन मेकिंग अ पेमेंट, तो हमेशा इसको देखते हैं जब हम कोई पेमेंट वगैरह करते हैं। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज स्पेशली फॉर अपलोडिंग डाउनलोडिंग फाइल बिटवीन अ क्लाइंट और सर्वर, जब हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। देन वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये कब होता है, जब आप अपना वॉइस के थ्रू इंटरनेट कनेक्शन पे, जैसे आप ऑडियो वॉडियो करते हैं ना, व्हाट्सएप कॉलिंग, स्काइप, तो ये हमारे इसकी जरूरत पड़ती है। देन कंप्यूटर ईमेल। ईमेल क्या होता है, आपको पता है कि ईमेल में सबसे पहले हम एनाटॉमी पढ़ें। ईमेल क्या होता है, जब आप किसी को मैसेज फॉरवर्ड करते हो थ्रू द ईमेल डिवाइसेस, तो उसे हम ईमेल बोलते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं। तो अब क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, आपको पता है यूजर नेम, हमेशा यूजर नेम @डोमेन नेम। तो यूजर नेम क्या है, आइडेंटिफाई पर्सन वर्सन। सपोज मेरा नाम वंदना है तो वंदना होगा मेरा यूजर नेम, @ ठीक है, सिंबल। अब सेपरेट द यूजर फ्रॉम द डोमेन, हमेशा सेपरेट करता है कि यस उस डोमेन से यूजर का, तो @ उससे सेपरेट कर दिया। ये हर ईमेल एड्रेस के लिए @ जरूरी है। देन डोमेन कंपनी होस्टिंग, जैसे gmail.com, वंदना @gmail.com, वंदना @yahoo.com, इस तरीके से हमारा ईमेल, एक इसका एनाटॉमी बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। देन अब इसमें क्या करते हैं, टू CC BCC एंड हाई फ्रीक्वेंसी PPI को हमेशा पूछा था कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या है। तो देखो अब हम पढ़ेंगे 2CC BCC का फ्रेप। सपोज करो एग्जामिनर आपको सिनेरियो दे देता है, अमित सेंड अ ईमेल टू राज। सपोज अमित ने ईमेल भेजा राज को, तो CC में रखा है प्रिया को, ठीक है, एंड BCC में रखा है रवि को। तो हु कैन सी हु ईमेल एड्रेस, हियर आर द एब्सोल्यूट रूल, तो कौन इसका ईमेल एड्रेस दे सकता है। तो आपको पता है प्राइमरी रिसिपेंट है, ठीक है। एक्सपेक्टेड टेक एवरीवन सेंड दिस एड्रेस, जो हमारा प्राइमरी है, जो आपने राज को भेजा है वो तो आप देख सकते हो, ठीक है। पीपल केप्ट लूप फॉर इन्फॉर्मेशन ओनली, एवरीवन ऑन द ईमेल कैन सी द CCD एड्रेस। जो कार्बन कॉपी में जैसे प्रिया का भेजा उसको भी देख सकता है, ठीक है, लेकिन जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी वो सीक्रेट कॉपी है। तो द पर्सन इज BCC कैन सी, वो सबका तो देख सकता है लेकिन उसको कोई नहीं देख सकता। फॉर एग्जाम्पल जो अमित ने ईमेल भेजा राज को, प्रिया को और रवि को, तो अब ये जो हैं, ये जो प्रिया है वो देख सकती है, ठीक है, और प्रिया को भी सब देख सकते हैं कि प्रिया को मैसेज गया, लेकिन रवि देख सकता है कि किन किन लोगों को मैसेज गया, लेकिन प्रिया नहीं देख सकती कि रवि को मैसेज कब गया, ठीक है। तो एक एग्जांपल देती हूँ आप कंपनी का। सपोज कंपनी में जब हम कोई भी मेल करते हैं तो हम अपने जो मैनेजर है ना उसको हम BCC में डाल देते हैं, वो सारा हमारा ट्रैक करता रहता है। कि ऐसे याद रखो कि मैनेजर को अब डाल देते हैं कि मैनेजर क्या है, सब पर नजर रखता है, तो वो BCC में, और हम कि किन किन को मेल गया, और CC वाला सबको दिखाई देता है, ठीक है। तो ये होता है। तो कार्बन कॉपी मतलब आप पीपल उसको पता चलता है कि यस हर कोई उसके ईमेल को देख सकता है, कार्बन कॉपी एड्रेस देख सकता है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी होते हैं सीक्रेट,
वो सबका देख सकता है मैनेजर, मैंने किस किस को मेल किया सब कुछ देख सकता है, लेकिन कोई भी जो मेरे कलीग हैं वो मैनेजर के मेल को नहीं देख सकते, ठीक है। तो इफ दे आर मल्टीपल पीपल इन बीसीसी दे कैन नॉट सी इट, और आपने सारे बीसीसी में कर दिए तो वो एक दूसरे को नहीं देख सकते, ठीक है, किसका मेल है जब ऐसा भेजना होता है। तो प्लीज सीसी बीसीसी वाला कंसेप्ट अच्छे से याद रखिएगा। ईमेल प्रोटोकॉल रूल ऑफ ट्रांसफर क्या होते हैं, देखो 3 होते हैं, एसएमटीपी, ठीक है, पॉप3, NIMAP। तो एसएमटीपी क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हम हमेशा क्या करते हैं, यूज एक्सक्लूसिवली फॉर सेंडिंग ईमेल फ्रॉम योर डिवाइस टू द सर्वर। जो हम ईमेल सेंड करते हैं अपने डिवाइस से सर्वर को, ठीक है, ये होगा एसएमटी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो हम मेल सेंड करते हैं। पॉप3 क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, यूज्ड फॉर रिसीविंग, ठीक है, इन डाउनलोड ईमेल टू योर स्पेसिफिक डिवाइस, डिलीट इट फ्रॉम मेन सर्वर, ओल्ड टेक्नोलॉजी। ये क्या है, जब हमने क्या किया, कोई भी ईमेल आया उसको डाउनलोड कर दिया और ठीक है स्पेसिफिक डिवाइस से, और उसे डिलीट कर दिया मेन सर्वर से, तो ये पहले हुआ था। अब क्या है हमारा IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो अब यहाँ पे क्या है, यूज इट इज फॉर रिसीविंग, ये सिंक करता है ईमेल अक्रॉस ऑल योर डिवाइस, फोन, लैपटॉप, टैबलेट। इफ यू रीड इट योर ऑन फोन इज सो एज ए रीड योर लैपटॉप, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या हुआ, आपका मैसेज है, जैसे आपने कहीं रीड कर लिया तो वो कहीं भी हो सबको रीडिंग में दिखाएगा। तो ये इनको आप फुल फॉर्म अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अब एडवांस ईमेल सिक्योरिटी ट्रैप्स क्या है, बियॉन्ड द सीसी पढ़ लिया, कार्बन कॉपी जो कि सब उसको देख सकते हैं, बीसीसी में जो है वो सबको देख सकता है पर उसको कोई नहीं देख सकता, ठीक है। स्पैम वर्सेस ट्रस्ट, स्पैम क्या होता है, जंक, अनवांटेड अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल सेंड बाय द एडवर्टाइजर, हैकर्स। तो योर ईमेल प्रोवाइडर ऑटोमेटिकली फिल्टर, तो हमारी ईमेल क्या करती है, ऑटोमेटिकली उन्हें हमारे इनबॉक्स में पहुंचने से पहले उन्हें स्पैम में डाल देती है। ट्रस्ट क्या होता है, डेट यू हैव, अगर हमने कोई भी चीज मैनुअली डिलीट करी अपने इनबॉक्स से तो वो हमारी 30 डेज तक रहती है, जब तक परमानेंट, 30 डेज के बाद वो परमानेंट डिलीट हो जाती है। देन फिशिंग क्या होती है, एक स्पेसिफिक साइबर अटैक डिलीवर इन विया ईमेल, एक स्पेशल साइबर अटैक है। हैकर क्या करता है, ईमेल सेंड करता है, प्रिटेंड करता है कि लेजिटिमेट बैंक और कंपनी है, ऐसा लगता है बैंक और कंपनी है, आपको ट्राई करता है कि आप उस लिंक पर क्लिक करो और पासवर्ड टाइप करो, ठीक है, ये होती है मेरी फिशिंग। Then attachment limit, standard email provide like a Gmail, you have to restrict to only 25 MB limit। आप सिर्फ 25 MB फाइल उसको अटैच कर सकते हो। अगर आपको लार्जर भेजनी है तो आपको क्लाउड लिंक गूगल ड्राइव लेना पड़ेगा रेदर देन द अटैचिंग द फाइल डायरेक्टली, ठीक है, इसका सारा लेना पड़ेगा गूगल ड्राइव का। देन ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आपको पता है कॉन्फ्रेंसिंग हमारी सिक्रोनियस कम्युनिकेशन होती है। सिक्रोनियस क्या होती है, जैसे कि अभी मैं लाइव क्लास लेती हूँ तो मैं आपको पढ़ाती हूँ और आपका जो रिस्पॉन्स आता है तुरंत, तो वो होते हैं सिक्रोनियस, मतलब एक ही टाइम पे दोनों हम फीडबैक और पढ़ा भी रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहा है, रियल टाइम, ठीक है। और जो ईमेल होता है वो अनसिक्रोनियस होता है, जैसे आपने ईमेल भेजा, जब उसे टाइम मिला तो उसने देखा, देन उसने फीडबैक किया। तो इसके भी कोर कंसेप्ट होते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल है, जो टेक्नोलॉजी है, वो सारे ऑल इंटरनेट कॉलिंग पॉसिबल। तो इसी के वॉइस जो हमारा VoIP है, इसी के कारण हमारा ये वॉइस पॉसिबल है। ये क्या करती है, हमारे एनालॉग वॉइस को डिजिटल डेटा पैकेट्स में कन्वर्ट करती है, देन उसको इंटरनेट पे भेजती है, देन उसके जैसे व्हाट्सएप कॉलिंग हो गया, जूम स्टूडियो हो गया, ठीक है, ये हो गया वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। देन बैंडविड्थ क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड ओवर योर इंटरनेट कनेक्शन गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। तो ये बैंडविड्थ क्या कहलाती है कि कितना अमाउंट ऑफ डाटा आप ट्रांसफर कर सकते हो एक टाइम में, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन में। तो इसे हमेशा किसमें चेक करते हैं, MBPS में, मेगाबिट्स पर सेकेंड। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिक्वायर्स सिग्निफिकेंटली हाईली बैंडविड्थ। देखो अगर हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है तो हमें क्या करना होगा, हाईली बैंडविड्थ चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब आप जैसे लाइव क्लास ले रहे हो तो उसके हाईली नेट चाहिए। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपको इतना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन वीडियो में आपको बहुत चाहिए। अगर बैंडविड्थ आपकी ड्रॉप हो गई तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वीडियो क्वालिटी को रिड्यूस कर देगा या उसको बंद कर देगा, और ऑडियो आपकी कनेक्टेड रहेगी। तो ठीक है, बैंडविड्थ हमारा अच्छा होना चाहिए। देन कौन कौन से हार्डवेयर हैं जो हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जरूरत है, तो सबसे पहले हमारा वेब कैम हो गया, इनपुट कैप्चर योर वीडियो, देन माइक्रोफोन हो गया, इनपुट कैप्चर योर ऑडियो, मॉनिटर डिस्प्ले हो गया, आउटपुट शो योर वीडियो, स्पीकर हेडफोन हो गया, आउटपुट प्ले देयर ऑडियो। तो कौन से इनपुट है, वेब कैम, माइक्रोफोन हमें इनपुट चाहिए, मॉनिटर और स्पीकर हमें आउटपुट चाहिए।
कोडेड और डिकोडर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दैट कंप्रेस द लार्ज वीडियो ऑडियो फाइल टू सेंड देम क्विकली ओवर द इंटरनेट, डिकम्प्रेस देम टू अदर साइड। तो उन्होंने बोला कि कोडेक क्या होता है, जब आपकी बहुत ज़्यादा फाइल बहुत लार्ज साइज की होती है तो उसे कंप्रेस करता है, ठीक है, और उसे इंटरनेट पे भेज देता है। मेजर कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म किसके थ्रू आप करते हो, जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, गूगल मीट एंड सिस्को वेबएक्स के थ्रू, ठीक है। अब एनाटॉमी, अगर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की बात करूं तो आपको पता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का एक वेब एड्रेस है, तो आपको इसके कंपोनेंट को जानने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला http www.google.com सर्च, तो http क्या होगा, प्रोटोकॉल जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। www हो गया सब डोमेन, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब लेवल पे। गूगल आपका डोमेन हो गया, एक्चुअल नेम है जो आपकी वेबसाइट का। .com टॉप लेवल डोमेन हो गया, एक्सटेंशन हो गया जो कि कॉमर्शियल का है .com। सर्च हो गया फाइल पाथ डायरेक्टली टू द स्पेसिफिक पेज ऑफ सर्वर, ठीक है। तो ये हमारे URL का डिटेलिंग है। उन्होंने बोला कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है स्टेटमेंट, तो उन्होंने ईमेल प्रोटोकॉल के रिगार्डिंग, तो आप देखो जो हमारा SMT है वो क्या करता है, हम सेंडिंग के लिए यूज करते हैं हमेशा। पॉप किसके लिए करते हैं, डाउनलोडिंग के लिए करते हैं, है ना। IMAP ये वाला करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या करता है, ये सिंक करता है। जैसे आपने कहीं भी डेस्कटॉप हो, मोबाइल हो, कहीं भी मेल करा, रीड कर लिया तो वो रीड दिखाएगा, पहली बात। तो ये क्या करता है, IMAP पे क्या करता है, लीव अ कॉपी ऑफ द ईमेल ऑन द सर्वर आफ्टर डाउनलोडिंग इट टू द डिवाइसेस। तो यस, आपका सी स्टेटमेंट करेक्ट है। SMT ऑपरेटर पुल प्रोटोकॉल नहीं, ये पुश है, ठीक है, भेजता है। देन come to the question number 2, identify the correct statement regarding network addressing. An IPv4 address 64 and a MAC address 48 bit physical address assigned by the manufacturing। तो आपको पता है स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, क्योंकि IPv4 क्या है, 32 बिट न्यूमेरिक होता है, और स्टेटमेंट सेकंड जो है हमारा ट्रू है, क्योंकि आपको पता है मैक एड्रेस में 48 बिट होते हैं जो कि असाइन करते हैं मैन्युफैक्चरिंग को, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में करेंगे, ये वीडियो हमारी बहुत लेंथी हो जाएगी। जो पार्ट 2 होगा उसमें डिजिटल इनिशिएटिव होगा, आपका इंडस्ट्रियल गवर्नेंस होगी, और आपके जो भी इमर्जिंग ट्रेंड है कंप्यूटर में वो होंगे, और 120 PYQ रिपीटेड जो बहुत बार एक साल में 2-3 बार पूछे गए हैं वो वाले मैंने क्वेश्चन ऐड करे हैं। तो अभी आप इतना पढ़िए, देन नेक्स्ट सेशन हमारा नेक्स्ट डे आएगा, देन उसको कंप्लीट करने के बाद हम PYQ करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।